सीक्रेट ऑफ आरएसएस क्या है? अगर जो इंटरनल इथिक्स और उसकी अगर सीक्रेट की बात करें वो क्या है? हम इससे ज़्यादा विश्व को अपना मानते हैं। हमारे कोई भी कर्मकांड होता है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, ये हम कहते हैं। यही तो कहते इसलिए हम देश से भी आगे बढ़कर विश्व के लिए सोचना और विश्व से भी आगे बढ़कर संपूर्ण चराचर जगत, जिस सृष्टि जिसे कहते हैं, उसको अपना मानना। कहानी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाहौर से ट्रेन आती है, लाशों से भरी हुई, अंग खिड़कियों पे लटकाए हुए हैं काट के, लिखा हुआ है, खून से लिखा हुआ है, आज़ाद भारत को आज़ाद पाकिस्तान की सप्रेम भेंट। हम कल्पना नहीं कर सकते कि दांत के बीच में कई बार जीभ आ जाती है तो हम दांतों को तोड़ते नहीं हैं। दांत भी अपने हैं, जीभ भी अपनी है, और इसलिए भूलो और आगे बढ़ो। जिन्होंने हमारे दुकानें जलाई या हमको मारा, अमानुषिक अत्याचार किया, वो भी हमारे अपने हैं। इसलिए भूलो और आगे बढ़ो। तो कमज़ोर की कोई नहीं सुनता, इसलिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी। तो बोलता है कि दोज हु कंट्रोल द पास्ट दे कैन कंट्रोल द फ्यूचर। जब हम शाखा पे खेल खेलते हैं कि कश्मीर किसका, वो मणिपुर में रहने वाला ट्राइबल बालक वो अपने गांव में खेल खेलता है कश्मीर किसका, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कश्मीर आपका है। वो खेल खेल में कश्मीर किसका आप उससे पूछो तो बोलेगा नहीं हमारा ही है, क्योंकि वो खेल रहा है ना कश्मीर किसका है। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान हैं, बहुत खास हैं। आरएसएस के 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। 1925 से लेकर 2025 तक की एक लंबी जर्नी है, एक लंबा सफ़र है। हमारे जो गेस्ट हैं तपन कुमार जी हैं, सह क्षेत्र प्रचार प्रमुख पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और आरएसएस की जर्नी बड़ी लंबी है, मतलब 100 साल पूर्ण हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ और आपका आभार कि आपने समय दिया। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम चाहेंगे कि वहाँ से हो एकदम इनिशियल, कि भाई आरएसएस की स्थापना क्यों हुई या क्यों करनी पड़ी? देखिए, जो संघ संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उस समय जब उनका जन्म हुआ 1889 में जी, तब देश गुलाम था और देश में को आज़ाद कराने के लिए अनेक प्रकार के लहरें चल रही थी जी, राजनीतिक भी, अराजनीतिक भी, क्रांतिकारी भी। जब इन्होंने होश संभालना शुरू किया, उस समय इनके माता पिता दोनों का नागपुर में प्लेग से शरीर पूरा हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और जैसा उस समय महाराष्ट्र में सरदूर सामान्य समाज के ऊपर एक प्रभाव था लोकमान्य तिलक जी का, वो इनके ऊपर भी था। और इसलिए इनके बचपन की घटनाएं आती हैं, वंदे मातरम का गान करना। जब स्कूल के अंदर अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट निरीक्षण के लिए आते हैं, उसका स्वागत वंदे मातरम से पूरी क्लास के साथ करना, बाकी पूरे स्कूल को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो सारी गतिविधियां चली। मन के अंदर इनका था कि देश आज़ाद होना चाहिए। इसलिए बाकी अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता पहुँचे, मेडिकल की पढ़ाई की। जब मेडिकल की पढ़ाई की, उस वक्त वहाँ की क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। मुख्य उद्देश्य वही था, क्योंकि उस समय अनुशीलन समिति वहाँ पे एक सबसे बड़ा क्रांतिकारियों का देश का संगठन वहाँ से चलता था जी। उसके सदस्य बने। कोकेन नाम से एक कूट नेम इनका था, बम बनाना सीखा, ऐसा बड़ी गतिविधियाँ। लेकिन उनको कुछ बातें ध्यान में आती थी कि कुछ मुट्ठी भर लोग इस काम को कर रहे हैं, क्रांतिकारियों के साथ जुड़े, सामान्य समाज नहीं जुड़ा है। और जब तक सामान्य समाज नहीं जुड़ता तब तक उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। दूसरा, एक भी यदि किसी तरीके से पकड़ा गया और वो टॉर्चर में टूट गया तो सारी योजना, वर्षों की मेहनत बेकार हो जाती थी। पढ़ाई पूरी करते हैं, उस समय उनके नौकरी लगती है, लेकिन तय कर चुके थे कि नौकरी नहीं करनी है जी। उस समय का जो मध्य प्रांत था, सेंट्रल प्रोविंस था, जिसमें आज का महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सारा आता है, उसमें मुश्किल से उस समय 40 एक डॉक्टर्स ही होंगे, MBBS डॉक्टर्स। ये भी वो बने जी। लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं की, न पैसा कमाने के लिए। उनका लगा कि नहीं, मुझे भारत को आज़ाद कराना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए काम करना है। नागपुर वापस आते हैं तो कांग्रेस से जुड़ते हैं, कांग्रेस के प्रांत के मंत्री रहते हैं। लेकिन वहाँ रहते हुए भी उनको कुछ बातें ध्यान में आती हैं जी। और एक प्रश्न इनके मन के अंदर हमेशा इनको तंग करता था कि विचार करते थे कि क्या कारण है कि भारत गुलाम हुआ। हमारा इतिहास यदि हम देखते हैं तो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने डॉक्टर मैग्सन
के नेतृत्व में एक विश्व के आर्थिक इतिहास का अध्ययन कराया और पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ है। उसमें डाटा दिया हुआ है कि 1500 तक कुल विश्व व्यापार का 46%, 46% ये भारत का था हिस्सेदारी वर्ल्ड व्यापार में, इन होल वर्ल्ड। 1500 तक। जब अंग्रेज भारत में आए 1757 का पहला प्लासी का युद्ध जीता है, उस समय भी 32% भारत का था। तो इतना वैभवशाली आर्थिक समृद्धि वाला देश, सोने का गरुड़ कहलाने वाला देश, हालांकि भारत में सोने की खदान नहीं दी, एक ही खदान है कोलार माइंस जी, कर्नाटक में, बाकी तो सोना नहीं होता था भारत। तो सोना आया कहाँ से? तो भारत यहाँ से जो व्यापार करता था उसके बदले में दूसरे देशों का सोना भारत आता था, व्यापारी लेके आते थे। फिर जब हम यदि भारत के महाप्रतापी राजाओं का राज्य का क्षेत्र की बात करते हैं तो दूरस्थ ईरान तक का राज्य उसमें मिला हुआ होता था, इधर इंडोनेशिया तक का था। तो इतना पराक्रमी वैभवशाली देश आज इस स्थिति में क्यों आया, ये प्रश्न उनको हमेशा खलता था, मन में चलता था, कईयों से चर्चा भी की और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे इसका मूल कारण समझना चाहिए। और जब तक मूल कारण हमको पता नहीं चलेगा तब तक हमने यदि मान लो संघर्ष करके आज़ादी प्राप्त कर भी ली और वो कारण विद्यमान रहा तो दोबारा गुलाम हो जाएंगे किसी के। इसलिए उस मूल कारण पर हमको प्रयास करना चाहिए। और कई महापुरुषों से चर्चा करते थे, वो बोलते थे हाँ तुम्हारा कहना तो सही है ये बात, और जो उनके निष्कर्ष निकल कर आया कि यह मूल कारण यह था कि यहाँ का समाज लगातार जो पिछले 700-800 सालों का संघर्ष झेला है उसमें एक स्वभाव उसका विकसित हो गया कि वो स्व केंद्रित हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया। जो पहले समाज, राष्ट्र, पूरे विश्व में व्यापार करता था, मतलब इतना सेल्फ सेंट्रिक हो गया कि समुद्र पार करना ये अधर्म कहलाने लगा कि उसको जो चले जाएगा प्रायश्चित करना पड़ेगा, समुद्र भी पार करेगा जो। जबकि दिग्विजय यात्राएं की हमारे लोगों ने, विश्व का व्यापार समुद्र से ही होता था। तो ये सेल्फ सेंट्रिकनेस ये खत्म होना चाहिए। दूसरा, असंगठित समाज है, संगठन नहीं है, भिन्नता होना, अलग अलग होना। हाँ, सब अलग अलग थे, असंगठन था, स्वार्थ बढ़ गया था सेल्फ सेंट्रिक होने के कारण। तो ये संगठन की अवस्था ना, अनुशासन नहीं था, अनुशासनहीनता थी। तो जब तक समाज संगठित नहीं होगा, यहाँ का जो रहने वाला समाज है वो अनुशासित नहीं होगा, वो जो हमारा स्वभाव था परमार्थ का हम विचार करते थे सेल्फ सेंट्रिक स्वार्थ की बजाय, जब तक परमार्थ का दोबारा विचार करना नहीं शुरू करेंगे तब तक भारत की आज़ादी को हम अक्षुण्ण नहीं रख सकते, यदि हम प्राप्त भी कर लें तो। और सब नेता से बात होती थी, सुभाष चंद्र बोस भी मिले, अन्य कांग्रेस के नेताओं से बात होती थी, सब कहते थे हाँ ये बात तो सही है, ये होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, हमारे तो अभी ये काम करना है। और डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते थे, लगता है कि ये काम मेरी जिम्मे में आएगा, ऐसा वो अक्सर कहते थे अपने मित्रों से। और ये प्रश्न अपने चर्चा करते करते 100 वर्ष पूर्व 1925 में विजयदशमी का दिन था, अंग्रेजी तिथि के अनुसार 27 सितंबर की तारीख थी जी। नागपुर में अपने घर में 17 अपने मित्रों के साथ बैठ के उन्होंने केवल यह संकल्प, सबने आपस में 17 लोगों ने मिलकर तय किया कि आज से हम अपने समाज के संगठन का कार्य शुरू कर रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, पद्धति क्या होगी, ये सब कुछ तय नहीं था। इसके आर्थिक स्रोत कैसे होंगे, वेश क्या होगा, प्रार्थना, जो भी आपकी रीति नीति परंपरा या कार्य पद्धति, कुछ तय नहीं था। केवल आज से हम हिंदू समाज का संगठन, यह संकल्प उन्होंने उस दिन लिया, मन बना लिया, मतलब कि अब से जो है काम शुरू करना है। तो इसलिए वो जो बैठक हुई है, वो बैठक को हम कहते हैं कि यह संघ की स्थापना का दिवस है, अपने हिंदू समाज के संगठन की दृष्टि से। जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो क्या करना अब संगठन का काम है, तो ठीक है, हर सप्ताह हम रविवार के दिन इकट्ठा हुआ करेंगे, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो लोग इकट्ठे होंगे कुछ चर्चा करेंगे देश में। तो इस प्रकार से काम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे ध्यान में आया कि ठीक है, बौद्धिक तो हम उसको पक्का कर रहे हैं उसका वैचारिक रूप से, लेकिन शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसलिए क्या करना, तो उस समय महाराष्ट्र के अंदर, नागपुर के अंदर अखाड़ों की परंपरा थी। बहुत जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले, जैसे आजकल जिम है, वैसे उस समय अखाड़े हुआ करते थे। तो कहा कि भाई जो जिसका घर के पास जो अखाड़ा है वो अखाड़ा ज्वाइन करे, अपने शारीरिक उसका अभ्यास करें, मजबूती लेकर आए। शुरू हुआ तो रोजाना लोग अखाड़े में अपने अपने पास के जाते थे, रविवार को इकट्ठा होते थे। इस प्रकार से चला। 3-4 महीने बाद प्रसंग ऐसा आया कि कोई प्रतियोगिता थी अखाड़ों की आपस में, शारीरिक सौष्ठव की। तो जब वो प्रतियोगिता हुई तो डॉक्टर साहब को और बाकी लोगों को भी ध्यान में आया कि भाई जिस अखाड़े में जो जा रहा है और वो
रविवार को यहाँ आता है, तो दूसरे अखाड़े में भी कोई जा रहा है वो भी रविवार को साथ में आके बैठता है। लेकिन जब उन दोनों अखाड़ों की प्रतियोगिता हुई तो आपस में प्रतिद्वंद्विता हो गई, आपस में वो भिड़े। तो उनको लगा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है आपस में भिड़ना, तो क्या करना, तो उसमें से गड़बड़ हो रहा है इसका मतलब। हाँ, तो इसमें से फिर ये हुआ कि हम अपने संघ, आपने जो ये जो इस विचार के लोग हैं, हम लोग अपना एक शुरू करेंगे और रोजाना उसमें आएंगे, 1 घंटे के लिए रोजाना आना, जिसको आज हम शाखा कहते हैं, वो पद्धति इस विचार से निकली है। और उसमें से नागपुर में खंडहर था एक महल का, मोहिता का बाड़ा कहते थे, वहाँ पर वो काम शुरू किया गया, उसको साफ सफाई करके रोजाना वहाँ इकट्ठा होना, 1 घंटे के लिए शारीरिक व्यायाम करना, अन्य प्रकार से। अब जब रोजाना इकट्ठा हो रहे हैं और एक आकर्षण है कि ठीक है एक अनुशासन रहना है तो एक वेश भी होना चाहिए, तो इसलिए स्वाभाविक वेश तय किया गया कि उस समय का थोड़ा बहुत जो उस समय की आर्मी या पुलिस से मिलता जुलता था। तो उस समय पुलिस वाले हाफ पैंट पहनते थे, खाकी हाफ पैंट, तो खाकी हाफ पैंट था, खाकी शर्ट थी, उस समय सफ़ेद शर्ट नहीं थी, उन्हीं की तरह बेल्ट थी, जूते थे, पोंगल पट्टी यहाँ तक के घुटने तक के मौजा आते थे, वो बांध के रखते थे। तो उस प्रकार का वेश था। तो धीरे धीरे उसमें से फिर कार्यक्रम, जब इकट्ठे हो रहे हैं तो कार्यक्रम करना है, तो कौन से व्यायाम करना है, फिर अच्छा अपने शारीरिक सौष्ठव के लिए करना है, तो आत्मरक्षा के लिए करना है तो कुछ लाठी चलाना सीखो, पहले छुरी का चलाना सीखो, छुरी भी चलाना सिखाते थे। उस समय वेतचम होता था एक कोड़ा टाइप जिसे कह सकते हैं, तो वो उसका भी अभ्यास होता था। फिर इकट्ठे हुए हैं तो जैसे अनुशासन लाने के लिए ड्रिल होती है पुलिस में, सेना में, वो ड्रिल भी शुरू हुई। सेना के एक सेवानिवृत्त उनके मित्र थे, वो आके मार्तंड जोग जी वो आके सिखाते थे, वो ड्रिल्स करते थे। ऐसे करके संघ ये बढ़ा है। मूल उद्देश्य यही था कि हमारा समाज का सामान्य व्यक्ति ये संगठित हो, निजी स्वार्थ की बजाय परमार्थ का सोचना शुरू करे, अनुशासित हो, ये मूल भाव था। और अपने बारे में न सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें, जिसे धर्म के अनुकूल जीवन जीना। हमारे यहाँ धर्म जिसे कहा गया वो धर्म कभी पूजा पद्धति नहीं था। जो अंग्रेजों ने कुछ गड़बड़ियाँ हमारे देश में जो कि उसमें किया था कि कुछ शब्दों के अर्थ बदल दिए। रिलीजन, ये हमारे यहाँ शब्द इसके लिए मत, पंथ, संप्रदाय थे, धर्म नहीं था जी। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। धर्म यानी यूनिवर्सल लॉज, जो जिनके ऊपर समय का भी प्रभाव नहीं होता, स्थान का भी ना, हमेशा सही होते हैं वो। जैसे सदा सत्य बोलो, ये धर्म है। हाँ, राइट। तो अब ये आज से 1000 साल बाद भी सदा सत्य बोलो, ये सही रहेगा। ये कभी ये नहीं होगा कि झूठ बोलना सत्य, ये धर्म है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो जो शाश्वत नियम थे उनको धर्म, इसलिए धर्म हमारे यहाँ इट्स ए वे ऑफ लाइफ। इसलिए जब हम हिंदू धर्म कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ, इट्स नॉट ए रिलीजन। वो सेक्ट नहीं है। तो ऐसे धर्म के आधार पर जीवन जीने वाले लोग ये भारत में जब भी खड़े हुए, और इस धर्म के आधार पर चलने वाली समाज की व्यवस्थाएं जब भारत में खड़ी हुई, तब भारत वैभव के शिखर पर रहा। और जब इस धर्म को हमने छोड़ा है तब हमारा पतन हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम इस धर्म के अनुरूप जीवन जीने वाले लोग खड़े करना और धर्म के अनुरूप चलने वाली समाज की व्यवस्थाएं खड़ी करना है। वो इन व्यक्तियों के माध्यम से होंगे। इसलिए संघ की यात्रा को जब हम देखते हैं 100 वर्ष की यात्रा, तो डॉक्टर जी ने 1925 में यह संघ शुरू हुआ। 1940 में डॉक्टर साहब का शरीर पूरा हो गया, यानी 15 वर्ष उनको मिले। इन 15 वर्ष में जब वो डॉक्टर साहब करते थे और देखते थे कि छोटे छोटे बच्चों को वो खिला रहे हैं, तो लोग बोलते थे डॉक्टर पागल हो गया। उपहास था, विरोध उस समय नहीं था, उपहास था। लोग नेग्लेक्ट करते थे, लोग मजाक उड़ाते थे कि पागल हो गया, क्या कर रहे हैं, इतना पढ़ लिख करके बच्चों को खिला रहा है। लेकिन हमारे कहा जाता है ना, किसी के जीवन को बदलना है तो कैच देम यंग। तो वो उन्होंने किया, और उसी का परिणाम था कि वो जब उनको बच्चों के साथ उनके आत्मीय संबंध हुए, अपनापन का हुआ, मित्रता की हुई, उन सबको लगता था कि हम भी डॉक्टर जी जैसा सोचते हैं। डॉक्टर जी ने कभी उनको ये नहीं बोला कि ऐसे करो। उदाहरण के लिए जब वो शाखा में आते थे, एक दिन 1926 में डॉक्टर जी ने कहा कि भाई अपने संगठन का नाम तय करना है, अभी कोई नाम ही तय नहीं है, तो आप लोग सोच के आओ, कल हम लोग बैठक करेंगे। तो सब ने सोचा, वो बालकों ने भी, वो 12-13 वर्ष के, 14 वर्ष के बालक सबसे विचार ले रहे थे। हाँ, बड़े लोग भी थे, सबको बोला। तो हाँ भैया बताओ, बैठे तो कि क्या नाम रखना है। तो किसी ने कहा कि हम लोग
जरी पटका का खेल खेलते हैं तो जरी पटका संघ होगा। किसी ने कहा ये नागपुर में मराठों का है तो मराठा संघ करके करते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उसी में से उन्हीं में से किसी ने बोला नहीं, हम लोग जो हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो हम हर बार जो हमारी बात होती है वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए होती है, तो राष्ट्रीय शब्द जरूर आना चाहिए। फिर उसमें कहा कि किसी ने कि हम जो यहाँ पे आते हैं हम अपने आप को हम स्वयंसेवक कहते हैं, स्वयं की प्रेरणा से आए हैं। स्वयं की प्रेरणा से दूसरों के हित का काम करने वाला वो स्वयंसेवक होता है, तो इसलिए स्वयंसेवक शब्द भी आना चाहिए। फिर किसी ने कहा हम संगठन कर रहे हैं तो संघ है ये, तो इसलिए ये तीनों शब्दों को मिला के ऐसे उनमें से निकाला। डॉक्टर साहब ने एक बार भी नहीं कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शब्द होना चाहिए, सामने से ही लोगों से उनसे ही निकलवाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो ये शब्द इसलिए वो नाम जो रखा गया वो भी बाद में रखा गया, उस समय 1925 में नहीं रखा गया था। बहुत दूरदर्शिता रही होगी उनमें, क्योंकि इसलिए किसी भी कारण क्या है कि देखिए कभी भी व्यक्ति आधारित संगठन होगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो मेरे बाद क्या होगा, तो वापस वो जीरो पे आ जाएगा। मेरे बाद भी चलता रहे तो मेरे जैसा विचार करने वाले लोग खड़े करने पड़ेंगे मुझे। विचार, थॉट प्रोसेस आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली जैसे आप जो चीज करना चाह रहे हो उसी सेम लीडरशिप क्वालिटी से जब लोग आगे बढ़ेंगे, वो हालांकि उन्होंने किया भी। इसलिए संघ के जो पद्धति उन्होंने विकसित की है समय के हिसाब से, धीरे धीरे ऐसे लोगों में से निकाली, ये टाइम टेस्टेड प्रोसेस है ये हमारा। और पता भी नहीं चलता कब व्यक्ति का सोचने का तरीका बदल जाता है, उसका वो अहम जो है, उसका आई जो है वो छोटा होने लगता है, वी का सर्कमफ्रेंस बढ़ने लगता है। उसकी दृष्टि वो जब पहले आता है तो थोड़ा अपना मैं, मेरा परिवार, इतना ही वो सोचता था, वो शाखा में आने लगता है। धीरे धीरे उसकी सोच परिवार से बढ़ के शाखा के स्वयंसेवक जो आते हैं, वो मित्र मंडली, उनका हित वो भी मेरे अपने, फिर ये अपनेपन का दायरा बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये मेरा राज्य, मेरा शहर, मेरा गांव, मेरा देश, यहाँ तक पहुँचता है तो अखिल भारतीय हो जाता है। स्वीकार्यता ऐसे बढ़ने लगती है धीरे धीरे, और उसमें के लिए भाषण नहीं देना पड़ता। जब हम शाखा पे खेल खेलते हैं कि कश्मीर किसका, वो मणिपुर में रहने वाला ट्राइबल बालक वो अपने गांव में खेल खेलता है कश्मीर किसका, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर आपका है। वो खेल खेल में कश्मीर किसका आप उससे पूछो तो बोलेगा नहीं हमारा ही है, क्योंकि वो खेल रहा है ना कश्मीर किसका है खेल। ये एक चीज से कहीं ना कहीं मन में उतार दिया जा रहा है पहले से। तो इसलिए अखिल भारतीय, और केवल अखिल भारतीय नहीं, हिंदू की सोच केवल अखिल भारतीय नहीं है, हम इससे ज्यादा विश्व को अपना मानते हैं। हमारे कोई भी कर्मकांड होता है हम कहते हैं धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम, ये हम कहते हैं। यही कहते हैं। तो इसलिए हम देश से भी आगे बढ़कर विश्व के लिए सोचना, और विश्व से भी आगे बढ़कर संपूर्ण चराचर जगत, सृष्टि जिसे कहते हैं, उसको अपना मानना। ये और भारत के लोगों का जीवन का व्यवहार था ऐसा। संघ का स्वयंसेवक शाखा पे जो नियमित आता है, धीरे धीरे उसको पता भी नहीं चलता उसके सोच का ये दायरा इतना विकसित होते चले जाता है, कब बदल जाता है। 1925 से 1940 तक डॉक्टर साहब का ऐसा व्यवहार से उन्होंने जो स्वयंसेवक खड़े किए, उन्होंने 12वीं कर ली तो किसी से पूछा कि 12वीं कर लिया अब आगे क्या करोगे, बोला ग्रेजुएट बीएससी करना है। तो बीएससी करने के लिए नागपुर ही जरूरी है क्या? बोला नहीं डॉक्टर साहब आप जहाँ बोलो। आप सोचिए कितना आत्मीयता होगी, वो नौजवान बोल रहा है कि आप जहाँ बोलो। वो लखनऊ बोलते ठीक है लखनऊ चले जाओ। लखनऊ में कभी कांग्रेस के अखिल भारतीय बैठक में कोई नेता कांग्रेस के मिले होंगे, उनके नाम एक पत्र दे देते हैं, उनको जाने का किराया देते हैं, बस इतना ही, 5-7 रुपये एक्स्ट्रा देते होंगे। वो कहाँ ठहरेगा, क्या भोजन करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं, कैसे एडमिशन करेगा, कौन सा, कुछ नहीं। लोग आकर के दुकान के बाहर रात में जो थड़ होती है उस पर सोए हैं, रेलवे स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे सोए हैं, तांगा स्टैंडों पर सोए हैं, सुबह उठ के वहीं पे किसी नदी में स्नान करके फिर वहीं पे खाली पेट काम किया है। ऐसे कई लड़के कई जगह, कोई लखनऊ आए तो भाऊराव देवरजे को लखनऊ भेजा है, दादाराव परमार्थ को त्रिवेंद्रम भेज दिया तिरुवनंतपुरम में, किसी को चेन्नई भेजा, किसी को कराची भेजा, किसी को लाहौर भेजा, किसी को कोलकाता भेजा, किसी को गुवाहाटी भेजा, किसी को भोपाल भेजा। ऐसे पूरे भारत में धीरे धीरे उन्होंने इस प्रकार से लोगों को भेजा। मतलब इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देते थे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम जो करना चाहो कर सकते हो कहीं पे भी जाके। हाँ, और उनके हाथ में कोई पैसा नहीं, हाँ, कोई परिचय नहीं, अनजान शहर में पहुंच करके संघ का काम करना है केवल सोच के। और जो लोग गए उन लोगों ने वहां जाके न केवल पढ़ाई में उच्च अंक आए, गोल्ड मेडल्स प्राप्त किए, बल्कि संघ का काम को भी जमीन।
आधार दिया। 1940 में जो संघ शिक्षा वर्ग लगा, जो उस समय 50 दिन का कैंप लगता था संघ का, उसमें देश के उस समय के हर राज्य से स्वयंसेवक आए थे प्रशिक्षण लेने। डॉक्टर साहब बहुत बीमार थे, उनको बहुत इच्छा थी कि उस कार्यक्रम, उस वर्ग में सबके वो, क्योंकि हर वर्ग में जाके परिचय करते थे एक एक से व्यक्तिगत, बहुत इच्छा थी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि उनके स्वास्थ्य के कारण। तो अंतिम दिन वो केवल उनको 5 मिनट के लिए अनुमति दी गई। उन्होंने आके यही कहा कि आज मैं अपने सामने लघु भारत को देख रहा हूँ, भारत का एक लघु स्वरूप सामने देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब उसके बाद वो 21 जून, वो शायद 19 या 20 जून की तारीख थी, उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद 21 जून को डॉक्टर साहब का शरीर पूरा हो गया। उसके बाद गुरु जी सरसंघ चालक बने। तो जो पहला चरण था 15 वर्ष का, ये उपहास का था, उपेक्षा का था, लोग मजाक उड़ाते थे, आर्थिक विपन्नता का दौर था। उस दौर में संघ अखिल भारतीय स्वरूप पहुंचा है, हर राज्य में पहुंचा था 15 वर्षों मतलब 15 सालों में उन्होंने जड़ें जमा दी। उसके बाद की जो यात्रा है 1940 के बाद से, हम कह सकते हैं 1989 तक ले सकते हैं। ये डॉक्टर साहब के जन्म शताब्दी हमने 1989 में मनाई, उनको 100 वर्ष उनके जन्म के हुए थे, तो ये दूसरा चरण था। इस चरण में ये जो छोटे बालक थे जो बढ़ते थे, जो शाखा पे आते थे, अब ऐसे जगह जगह विद्यार्थियों की शाखा जो ये अब बड़े हो रहे थे, बड़े हो रहे थे तो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे। संघ के कार्यकर्ता ये अच्छी तरह जानते थे कि सारा समाज 100% संघ की शाखा पे नहीं आ सकता, और देश के 6.5 लाख गांवों में हर गांव में शाखा नहीं शुरू हो सकती अभी। लेकिन ये विचार भारत के स्व के चिंतन के आधार पर, ये विचार सब समाज के सब क्षेत्रों में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अपने मूल विचार के आधार पर ही विकास करता है, दूसरे के विचार की बैसाखी पर नहीं कर सकता। आप कितना भी उसको मेकअप करा लो, गोरा बना लो, उसको अंग्रेजी सिखा दो, वो बोलने लगो, लेकिन उसका जो स्वभाव रहेगा, मूल स्वभाव, वो वही रहेगा जो उसका रहेगा। तो उसको आगे बढ़ना है तो अपने उस स्वभाव के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा, उस विचार के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए समाज जीवन के सब क्षेत्रों में ये स्व का विचार हमारा प्रभावी होना चाहिए। इसलिए उन क्षेत्रों में स्व के विचार के आधार पर समाज की व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए कुछ संगठन खड़े किए। किसी के लोग विद्यार्थियों के क्षेत्र में कार्य करना है, विद्यार्थी स्व के आधार पर सोचने चाहिए, तो विद्यार्थी परिषद नाम का संगठन शुरू हुआ। उन्होंने मतलब सेगमेंट्स बनाना शुरू कर दिए। एक तरह की किसानों के क्षेत्र में गया तो भारतीय किसान संघ शुरू हो गया, मजदूरों के क्षेत्र में गया तो भारतीय मजदूर संघ शुरू हो गया, शिक्षकों के क्षेत्र में गया राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शुरू हो गया, स्कूलों के क्षेत्र में गया तो सरस्वती शिशु मंदिर श्रृंखला विद्या भारती के नाम से जो आज है वो शुरू हो गई। राजनीतिक क्षेत्र में गए तो वो पहले जनसंघ था, आगे चल के भारतीय जनता पार्टी, वो एक संघ शुरू हुआ। अध्यात्म के क्षेत्र में गए तो विश्व परिषद शुरू हो गया, अधिवक्ताओं के क्षेत्र में गए तो अधिवक्ता परिषद हुआ। ऐसे लगभग 40-50 क्षेत्रों में ये संगठन धीरे धीरे शुरू हुए, जो 1989 तक आते आते अपने अपने क्षेत्र के अपने मेहनत पुरुषार्थ के बल पर ये अग्रणी संगठन समाज के अपने अपने क्षेत्र के बन चुके थे। तो अभी जैसे जो सब वर्टिकल एक तरीके से जो बाकी अनुसांगिक संगठन है, तो उनका मॉनिटरिंग RSS से ही होता है या उन्हें वहीं से चलता है? सारे संगठन अपने आप में स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हुए, बच्चे जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़े होता है तब तक माता पिता उसको पोषण देते रहते, हेल्प करते हैं, उनके हेल्प भी करते रहते हैं। बाद में कोई नौकरी करने लग गया, कोई व्यवसाय करने लग गया, कहीं चले गया, तो उसके दैनंदिनी रोज के जीवन चर्या में वो हस्तक्षेप नहीं करते। हाँ, उनको लगे कि हाँ ये कोई गड़बड़ कर रहा है या इसका उसको नुकसान हो सकता है अपने अनुभव के आधार पर, तो उसको बताएंगे पिताजी कि भाई देखो ये ऐसा करोगे तो हो सकता है ये हो जाए, संभल के रहना। वो माने या ना माने ये उसके ऊपर होता है, वो जरूरी नहीं कि उसको माने। और वो भी हो सकता है कि उसको लगे कि राय के तौर पर, हाँ, उसको भी हो सकता है कि अपने पिता से किसी विषय पर वो सलाह ले सकता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आपको क्या लगता है, उनके अनुभव, काइंड ऑफ गार्जियनशिप। संघ का अपने उन संगठनों के साथ में जो स्वयंसेवक है, उन संगठनों में भी जो स्वयंसेवक है उनके साथ ये संबंध है, संगठनों के साथ संबंध नहीं है। ओके, क्योंकि संघ के स्वयंसेवक उन संगठनों में हैं, उस संगठन के अंदर स्वयंसेवक भी हैं और नॉन स्वयंसेवक भी हैं, समाज के लोग भी हैं। संघ का संबंध स्वयंसेवकों से है। उन स्वयंसेवकों को लगता है कि हम इस विद्यार्थी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो
हम ऐसा करेंगे तो हमारा काम बढ़ सकता है, वो सलाह लेना आते हैं कि भाई साहब ये जरा पूछिए, जैसे आपस में लेते हैं परिवार में। तो हम अपने अनुभव के आधार पर अपना जो रीडिंग होता है वो बताते हैं। अब वो उसको मानना ना मानना वो उनका काम है। हम किसी को हमारा कोई वो नहीं है कि नहीं हमने जो बोला, संघ ने जो बोला उसको तुमने करना ही करना है, नहीं करोगे तो हमारा तुम्हारा संबंध खत्म, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए सारे संगठन, उनका अपना एक संविधान है, उस संविधान के आधार पर वो चलते हैं। वो संबंध हमारा उस स्वयंसेवक के साथ है। जैसे पिता का पुत्र के बड़े होने के बाद पिता और पुत्र का संबंध होता है, हाँ, रहता है, हमेशा रहता है, लॉन्ग लाइफ रहता है, तो वो संबंध है। इसलिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनली किसी को बाइंडिंग है ऐसा कुछ नहीं है। एक इसलिए हम कहते हैं कि आवर्स इज ए फैमिली ऑर्गेनाइजेशन। इसमें फैमिली का ये जो बॉन्डिंग है इसका डिग्री मैटर करता है हमारे लिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन या वो टर्म्स एंड कंडीशंस मैटर नहीं करती, वो हमारे लिए नहीं है। एक किसी फैमिली के लिए आपने कभी किसी फैमिली का सोचा कि हमारी फैमिली का ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, सभी का सदस्यों को पालन करना है, ऐसा कोई नियम तो फैमिली के अंदर नहीं होता ना। नहीं, जो आएगा वो आगे लीड करता जाता है। तो ये संघ का काम करने का तरीका है। अच्छा, संविधान की बात हो रही है तो आरएसएस का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा कुछ? संघ का कॉन्स्टिट्यूशन 1948 में जब महात्मा गांधी जी का हत्या हुई, उस वक्त देश में जो सत्ता में थे उन लोगों को संघ से खतरा लगता था और उनको लगता था ये अच्छा मौका है संघ को इसमें लपेटने का जाके। हालांकि संघ का उसमें कोई संबंध नहीं था और बाद के जितने भी न्यायिक आयोग रहे या जितने भी पुलिस की जांच रही उन सब में वो निष्कलंक संघ निकल के आया। लेकिन उनको संघ का अपने लिए खतरा लगता था। जैसे कई बार हमारे शास्त्रों में हम लोग पढ़ते हैं ना कि कोई तपस्या करने लग गया तो इंद्र जी का आसन डोल जाता था। तो ऐसे उनको लगना, और उसका कारण यह था कि देश का जब विभाजन हुआ उस विभाजन में एक मन के अंदर कहीं एक संकोच या ग्लानि का भाव उस देश के राजनीतिक नेतृत्व के मन में तो था कि हमने देश का विभाजन किया और उस विभाजन के कारण लाखों लोग पराई हो गए हमारे, और एक झटके में हमने उन पराये हो गए, उनमें से लाखों लोगों की हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गए। मतलब जो विभीषिका जिन लोगों ने देखी है उसके यदि हम कहानी सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाहौर से ट्रेन आती है लाशों से भरी हुई, अंग खिड़कियों पे लटकाए हुए हैं काट के, लिखा हुआ है खून से लिखा हुआ है आज़ाद भारत को आज़ाद पाकिस्तान की सप्रेम भेंट। हम कल्पना नहीं कर सकते। उस समय संघ के स्वयंसेवकों ने वहाँ पे जो काम किए, सबको सरसंघ चालक गुरु जी का ये संदेश सबको मिल गया था कि जब तक तुम्हारे क्षेत्र में जहाँ तुम हो वहाँ एक भी हिंदू है तब तक तुमको वापस नहीं आना है। जब वो हिंदू वापस आ जाएगा तब तुम वापस आओगे। तो अनेक स्वयंसेवक हमारे शहीद भी हुए वहाँ पे, बलिदान भी उन्होंने दिया बचाते हुए, जो और कई लोग वापस भी आए। तो वो जो एक बहुत बड़ा लाखों की संख्या में लोग आए, आके बसे और भारत भर के कई हिस्सों में गए। उन्होंने देखा है संघ के स्वयंसेवकों ने क्या व्यवहार किया था, कैसे बचा। इवन अनेक कांग्रेस के बड़े प्रांत स्तर के, सिंध के नेता, पंजाब के नेता, उनके तक के परिवार को संघ के स्वयंसेवक बचा करके लेकर आए हैं। वो लिखते भी हैं इस बात को, सबूत भी हैं। तो उसके कारण समाज में संघ के प्रति एक विश्वास था और समाज में संघ की प्रति स्वीकार्यता बढ़ रही थी। तो वो बढ़ती हुई ताकत को देख करके शायद उनके मन में कोई लगा हो कि हाँ भाई ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उनको एक मौका मिला, और मौका इसलिए मिला क्योंकि नाथुराम गोडसे का हिंदू महासभा से कभी संबंध रहा होगा, तो उनको लगा हिंदू महासभा संघ एक है तो इसका संघ को भी लपेट दो। लेकिन संघ निष्कलंक साबित हुआ और संघ के सरसंघ चालक जब प्रतिबंध के बाद जेल से रिहा हुए और उनके बाद प्रतिबंध समाप्त हुआ और उसके बाद जब उनका जगह जगह देश भर में प्रवास हुआ, सार्वजनिक कार्यक्रम हुए, उन्होंने एक ही बात कही कि दांत को के बीच में कई बार जीभ आ जाती है तो हम दांतों को तोड़ते नहीं हैं। दांत भी अपने हैं, जीभ भी अपनी है, और इसलिए भूलो और आगे बढ़ो। जिन्होंने हमारे दुकानें जलाई या हमको मारा, अमानुषिक अत्याचार किया, वो भी हमारे अपने हैं, इसलिए भूलो और आगे बढ़ो। ये इतना बड़ा आघात सहने के बाद इस प्रकार का वक्तव्य, ये कोई सामान्य बात नहीं है। स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। उनको भी अपना मान के आगे बढ़ना, भूल करना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन संघ का नेतृत्व ऐसा था, तो संघ आगे बढ़ा। तो 1989 तक तो हम काफ़ी बड़ी ताकत में आ गए थे। हालांकि उससे पहले एक और प्रतिबंध 1975 का झेल चुके थे, आपातकाल का, इमरजेंसी वाला। थोड़ा सा अगर 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था तो उसमें संघ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? किसमें? आज़ादी के आंदोलन। हाँ, आज़ादी के आंदोलन में, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में आता है कि लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए,
या खुल के नहीं आए? देखिए, मैंने जैसे पहले बताया, संघ को जिन्होंने शुरू किया उनका जीवन का बारे में बताते हुए मैंने बताया कि शुरू में बचपन से उनका जीवन कैसा था। वंदे मातरम का घोष से स्वागत किया तो स्कूल से निकाले गए। दशहरे पे रायपल्ली का भाषण हुआ, पुलिस उनके पीछे थी। पुलिस में उनका फाइल तब से खुल गया था जब वो 8वीं-9वीं क्लास में थे। फिर वहाँ गए, कोकेन नाम पड़ा, पुलिस का फाइल, पुलिस के अभी भी रिकॉर्ड्स में वो है, वो सारा के सारी की चीज़ें। क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे, ये सब है। सबूत उनके पास नहीं थे हालांकि कोई भी। वहाँ से वापस आए कांग्रेस में, उस समय राजनीतिक आंदोलन के रूप में कांग्रेस था, कांग्रेस के सदस्य बने, कांग्रेस के दायित्व मंत्री रहे कांग्रेस के, वो सब कांग्रेस के रिकॉर्ड्स में है। जब 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर के अंदर, तो उसको आयोजन समिति में थे। उसी समय वो प्रस्ताव पास कराना चाहते थे कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्राप्त करने का। हालांकि उस समय कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया पूर्ण स्वतंत्रता को, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेंगे। तो उनके मतभेद भी ऐसे होते थे, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस से लगे, विचार नहीं मिलते थे। फिर 1900 उनको लगता होगा कुछ भी उस समय के नेतृत्व का। फिर 1921 का असहयोग आंदोलन चला, उसमें वो हिस्सा लिया, उसमें वो जेल में गए, वो 11 महीने उसमें जेल में रहे। मतलब अगर देश आज़ाद होने के बाद देखें तो कांग्रेस से संघ की बनती थी या नहीं बनती थी आपस में? तो मैं बता रहा हूँ ना कि 1921 में वो असहयोग आंदोलन में जेल में 11 माह रहे हैं। क्रांतिकारी जीवन से वापस आए थे। भगत सिंह के साथी राजगुरु को उस समय बम विस्फोट करके छुपे, तो उनको छुपाने का काम इन्होंने किया है, डॉक्टर साहब ने किया है। संघ के कार्यकर्ता के घर पर उनको ठहराया था, फ्रॉम उनके जो गाँव में। फिर बाद में जंगल सत्याग्रह हुआ 1930 के आसपास। उस जंगल सत्याग्रह में फिर वो हजारों लोगों के साथ जेल में गए। उनको जब जेल से रिहा हुए तो मोतीलाल नेहरू, श्री राजगोपालाचारी जैसे लोग उनके स्वागत के लिए वहाँ पे जेल के बाहर आए और स्वागत उनका भाषण दिया वहाँ पे, जो सभा में अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने। तो डॉक्टर साहब का जीवन इस प्रकार का था। इसके अलावा संघ के भी अनेक स्वयंसेवकों ने, चाहे जंगल सत्याग्रह में हो, चाहे वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में हो, BBC के भी ब्रॉडकास्टिंग है और न्यूज़ है कि संघ के स्वयंसेवकों के नाम की कहाँ पे आंदोलन हुए, कहाँ पे कौन मारा गया, गोलियां चली, तो रिकॉर्ड्स में आए हैं। उसके बाद देश आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन देश का कई हिस्से आज़ाद नहीं थे। हैदराबाद भारत में मिला, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेज करके कार्रवाई की। उस समय सेना को उस समय सहयोग करके और उसमें सक्रिय, उसमें आंदोलन वहाँ पे नवाब के विरुद्ध करने वाला समाज को खड़ा करके, उसमें संघ के लोग थे, उसमें मारे भी गए संघ के लोग, बलिदान दिया संघ के लोगों ने। दमन एंड दीव पुर्तगाल का कब्जा था, गोवा पुर्तगालियों का कब्जा था, उसको आज़ाद कराने में सीधे संघ के राजा भाऊ पातुर करके उज्जैन के कार्यकर्ता थे, वो गोली लगने पे दमन एंड द्वीप में गोली चले, शहीद हुए। गोवा और इनको आज़ाद कराने में संघ के लोगों ने बलिदान दिया। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों स्वयंसेवकों के नाम हैं जो रिकॉर्ड्स में हैं, पुलिस के रिकॉर्ड्स में हैं। ये बात अलग है कि राजनीतिक भारत की स्वाधीनता मिलने के पश्चात जो स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पढ़ाया गया, उसमें चैप्टर गायब कर दिए, उसमें सारे, केवल एक कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारे चैप्टर धीरे धीरे गायब कर दिए गए। तो अभी तो पढ़ाया जाना चाहिए, हालांकि जो इतिहास में वो बिल्कुल आएगा। लेकिन देखिए, संघ का काम इसलिए नहीं बढ़ता कि वो इतिहास में पाठ्य पुस्तकों में आए। संघ का काम बढ़ता है संघ के कार्यकर्ता या स्वयंसेवक के व्यवहार से। लाइमलाइट में नहीं आना चाहते हैं। लाइमलाइट आपको आपके पद से विचलित करती है। जितना भी आपने बताया कि पुराना जितने भी लोग, जितने स्वयं संघ थे, तो उनका लाइमलाइट में आके काम करना प्राथमिकता नहीं थी, उनका मुख्य काम करना प्राथमिकता थी। लाइमलाइट में आने का जब स्वभाव हो जाता है तो मैं का भाव ज़्यादा बढ़ने लगता है। संघ मैं को बढ़ने नहीं चाहता। तो कांग्रेस को कभी इस चीज़ का डर रहा कि एक पार्टी बन जाएगी भविष्य में, बिकॉज प्रभाव तो लगातार के बाद बढ़ रहा था। कुछ स्वयंसेवकों को लगा कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने जनसंघ की स्थापना, उस समय श्याम प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, जो खुद कांग्रेस के नेता थे, कि मंत्री रहे नेहरू जी की गवर्नमेंट में, तो जनसंघ की स्थापना की। तो जनसंघ था, फिर उसको संघ के स्वयंसेवक उनको, क्योंकि वो उसमें भी स्वयंसेवक थे इसलिए वो सहयोग करते ही थे। बाद में 1980 में इमरजेंसी के बाद वो जो 77 की जो जनता पार्टी है उसमें जनसंघ को विलीन कर दिया था। जब वो सरकार गिरी तो 1980 में दोबारा से फिर भारतीय जनता पार्टी शुरू की गई। तो भारतीय जनता पार्टी अपने डिसीजन स्वयं लेती है या आरएसएस स्वयं लेती है? आरएसएस नहीं। बहुत बार ऐसा मैंने बताया ना कि जो संबंध है वही है।
कोई सलाह लेने आता है तो वो सलाह देते हैं, अपनी ओर से हम सलाह भी नहीं देते। एक उम्र के बाद यदि पिता अपने बेटे को बार बार अपनी ओर से सलाह देने लगा है तो परिवार का क्या स्थिति होगी? ये उनके सोचने का विषय है। नहीं, यदि मान लीजिए आपके पिताजी हाँ, जो है अब आपको हर बार में टोकने लगे कि नहीं इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, आपकी शादी हो गई, अब बच्चे भी हो गए, सब कुछ हो गया, आपको कैसा लगेगा? खटपट शुरू होगी कि नहीं होगी? खटपट शुरू होगी, परिवार में आपसी टकराव होगा। टकराव होगा ना। हाँ हाँ। तो परिवार जिसको चलाना होता है उसको इस प्रकार का रखना पड़ता है। ठीक है, उनको लगता है कि एक बार कि हाँ ये गलत जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, इसका नुकसान होगा, तो बताना होगा कि भैया देखो वहाँ जा रहे हो तुम, इसका नुकसान होगा। निर्णय करना कि अब आगे बढ़ना कि नहीं जाना, उधर ही आगे बढ़ना कि नहीं, वो उनका काम है। नुकसान होगा तो भी उनको होगा, फायदा होगा तो भी उनको भी उन्हीं को होगा। और वो कुछ पूछते तो उसमें अपनी सलाह बता देना। बाकी अपनी ओर से बार बार हर चीज पे बोलना ये कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक बात। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि सीक्रेट ऑफ आरएसएस क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगर जो इंटरनल इथिक्स और उसके अगर सीक्रेट की बात करें वो क्या है? संघ में हम एक गीत गाते हैं कि संघ के काम का आधार क्या है, वही संघ का सीक्रेट है। क्या गीत है? थोड़ा सा जो है गा के बताइए। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। प्रेम जो केवल समर्पण भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। ये मेरा अपना है, यही अध्यात्म है, यही स्पिरिचुअलिज्म है। दूसरों से कनेक्ट करना अपने आप को, दैट इज स्पिरिचुअलिज्म। जब आप उससे कनेक्ट करते हैं जी, तो उसको अपना मानने लगते हैं। तो जब उसको अपना मानते हैं, यह ह्यूमैनिटी, मानवता। और जब उसको अपना मानते हैं तो उसके हित के लिए आप कुछ करने का प्रयास करते हैं। जब स्वीकार्यता आ जाएगी तो फिर आप सोचने लगते तो जब उसके हित के लिए आप कुछ प्रयास करते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ करके, जब उस व्यक्ति के हित के लिए, उस चीज के हित के लिए जो जिसको आप अपना मान लगे, इसको धर्म कहा गया हमारे यहाँ। मतलब जब किसी को आप कनेक्ट करने लगे, किसी के प्रति सोचने लगे, तो एक धर्म का हिस्सा है। संघ का काम किसी भी ग्रुप विशेष या विचार विशेष के विरोध में नहीं शुरू हुआ। संघ का काम अपने समाज की कमियों को दूर करने के लिए शुरू हुआ था। और ये संघ शुरू से 1925 से जब शुरू हुआ था संघ, हम संघ बनाने नहीं चले थे। कोई भी संगठन होता है उसके लिए 100 वर्ष की यात्रा, तो वो बड़ा गौरव का भाव महसूस करेगा। 100 वर्ष हो गए इतने बड़े, ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। ये हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि 100 साल हो गए, जिस काम को करने के लिए चले थे वो काम भी अभी तक नहीं कर पाए 100 साल में। हम समाज को बनाने चले थे, हम राष्ट्र को बनाने चले थे, आज भी वो समाज और राष्ट्र उस दिशा में नहीं बढ़ा है पूरा। थोड़ा बढ़ा है लेकिन पूरा नहीं बढ़ा है। हम किस लिए चले थे? तो संघ की प्रार्थना में हम कहते हैं, अंतिम पंक्ति जो हमारे संघ की प्रार्थना की, वो हम कहते हैं हम उस काम के लिए चले थे। वो क्या था? वो हम बोलते हैं भारत माता की जय। ये भारत माता की जय, ये विश्व के हर क्षेत्र में जहां जहां जो भी रहता है उन सबके हृदयों से ये गूंजे, भारत माता की जय। उनके मुंह से नहीं, अंदर से, उनके हृदय से, हृदय से आना चाहिए। तो उनके हृदय से कब गूंजेगा? कोई भी बात यदि मुझे मान लो आपके हृदय से कहलानी है, तो मैं यदि ताकतवर हूं, मेरे पास पैसा हो या ताकत हो, पुलिस प्रशासन हो, तो मैं आपके मुंह से तो कहलवा सकता हूं भारत माता की जय, हृदय से नहीं। या तपन जी की जय, हृदय से नहीं कहलवाऊंगा। हृदय से कब होता है? प्यार से, जब हृदय अंदर से अपनेपन से स्वीकारता होता है। हाँ। अपनेपन से होता है। जब मैं उसको मालूम है कि ये मेरा अपना है, मैं से हम में चले जाएंगे तो हो जाएगा, तो होता है। इस और ये आपके व्यवहार पर निर्भर करता है, ये आपके पैसा ताकत पर निर्भर नहीं करता। इसलिए संघ जो भारत माता की जय कहलाना चाहता है, ये अपने व्यवहार के कारण कहलाना चाहता है। लेकिन हमको ताकतवर बनना भी है, क्योंकि कमजोर की कोई नहीं सुनता, तो जबरदस्ती सुनाते हैं, तो भी वो सुनता नहीं है वास्तव में, ना मानेगा। फिर इस चीज को कैसे आप लोग करा रहे हैं? इसलिए क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कहते। भारत को, यदि भारत के विचार को, जो भारत के विचार की सबसे श्रेष्ठता है,
उसको यदि और लोगों के शब्दों में मैं कहूँ, अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के विदेश मंत्री भारत आए थे, हाल ही में, अभी 15-20 दिन पहले शायद, 2-3 हफ्ते हुए। हाँ 20 दिन होंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जयशंकर जी के साथ। उसमें उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि रशिया से हम जर्मनी के लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी लड़े, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी लड़े, पूरे कोल्ड वॉर में भी लड़ते रहे और अभी भी लड़ रहे हैं। क्यों? वो हम जो जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से हमारा विचार है, उससे विपरीत उनका विचार है। तालमेल नहीं खाता। और हम लड़ रहे हैं, तब से लेकर अब तक लड़ रहे हैं। भारत का विचार रशिया के विचार से भी उतना पूरा मेल नहीं खाता। थोड़ा थोड़ा खाता है, लेकिन पूरा नहीं खाता। लेकिन भारत के साथ उसका संबंध है, वो उससे बात करता है। भारत यूक्रेन से भी बात करता है, भारत अमेरिका से भी बात करता है, भारत चीन से भी बात करता है, भारत पाकिस्तान से भी बात करता है, भारत सबसे बात कर रहा है। ये हमको सीखना चाहिए कि विपरीत विचार या विरोधी विचार होने के बावजूद भी सबके साथ मिलकर के कैसे बात की जा सकती है, सेंट्रलाइज कैसे हो सकते हैं। इसी बात को सैमुअल हंटिंगटन, अमेरिका का इतिहासकार, ये अपनी पुस्तक उसने 1980s के किसी दशक में लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। उसमें वो लिखता है कि इंडिया शुड बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर, नॉट फॉर हर सेल्फ but for the peace and tranquility to prevail in the world, because this is the only country which can teach how to live in harmony with so many differences. विविधताओं के साथ समन्वय करके कैसे जिया जा सकता है पूरे विश्व को, यह भारत ही सिखा सकता है। और यही अध्यात्म है, यही धर्म है। इसलिए भारत का प्राण जो है वो धर्म है। भारत का जो रोल वर्ल्ड के सिनेरियो में है वो है धर्म को सिखाना कि धर्म क्या है। लेकिन ये कमजोर यदि भारत रहेगा, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जब सिखा पाना मुश्किल है, कमजोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उनको तो जिनको नोबेल पुरस्कार मिलता है वो अलग अलग देशों में बाकायदा जाते हैं, उनके टॉक्स होते हैं। हाँ। तो उनको जापान भी वो गए, वहाँ पे उनका टॉक जापान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ था। जब कार्यक्रम हुआ वो पहुँचे तो वीसी और सब जो फैकल्टी थे बड़े स्वागत किया, लेकर गए तो आश्चर्य रह गए, बड़ा शर्म महसूस, क्योंकि विद्यार्थी नहीं आए थे। तो विद्यार्थियों से पूछा, बोलो भारत से आए, इतना श्रेष्ठ दर्शन और विचार है, फिलॉसफी उनकी है। तो उन्होंने कहा कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, गुलाम देश का श्रेष्ठ फिलॉसफी का कोई मायने नहीं रखता। यदि इतना ही श्रेष्ठ था तो फिर गुलाम क्यों, आज़ाद क्यों नहीं हुए? गुलाम कैसे हो गया? तो कमजोर की कोई नहीं सुनता, इसलिए आपको ताकतवर बनना पड़ेगा, आर्थिक दृष्टि से भी, व्यापारिक दृष्टि से भी, सैन्य दृष्टि से भी। वो इसलिए बनना पड़ेगा ताकि एक तो तभी वो लोग आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे। दूसरे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र न कर सकें, आपके ऊपर हमला करना, इसके लिए भी ताकतवर होना जरूरी है, उसके लिए भी मजबूत होना जरूरी है। इसलिए संघ ने कहा कि ये भारत माता की जय, ये तो हम चाहते हैं, इसकी पूर्व शर्त है अपना राष्ट्र मजबूत हो, विकसित राष्ट्र बने, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र। और इसके लिए पूर्व शर्त है कि धर्म के आधार पर ये होना चाहिए, धर्म के आधार पर जीवन जीने वाला व्यक्ति और धर्म के आधार पर जीवन समाज की व्यवस्थाएं। संघ ये धर्म के आधार पर जीवन जीने वाले व्यक्ति खड़ा करने का काम ये संघ करेगा, इसके अलावा संघ कुछ नहीं करेगा। ये धर्म के आधार पर जो जीवन जीने वाले जिनकी आदत बन जाएगी, वो जब समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाएंगे, वो फिर धर्म के आधार पर सामाजिक व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे, देश के बारे में सोचेंगे। वो ऐसे लोग खड़े करेंगे जिसके बारे में दुनिया के लोग कहेंगे कि अच्छा, भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर बिकने को तैयार नहीं है। ये किसी भी कीमत पे बिकने को तैयार नहीं है, ऐसे लोग खड़ा करने का काम ये संघ का है। संघ जिस समाज की बात करता है उसमें सारे धर्म के लोग हैं, सारे रिलीजन। मैंने पहले कहा ना कि संघ किसी के विरोध में नहीं शुरू हुआ। और हिंदू जब हम बात करते हैं तो हिंदू की सोच क्या है? एकम सत विपरा बहुधा वदंती, ये हिंदू का मूल विचार है। ईशावास्यम इदम सर्वम, सत्य एक है, ईश्वर एक है, अलग अलग रूप, उसको अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं। सारे लोग स्वीकार नहीं करते ना इस चीज को, ठीक है ना, नहीं करते, मैं मान लिया। लेकिन हिंदू का व्यवहार ऐसा है, केवल विचार नहीं है, उसका व्यवहार ऐसा है। मैं उदाहरण देता हूं। 2nd सेंचुरी में यहूदी अपने स्थान से लूटपेट करके शरण मांगते हुए भागे वहां से, और शरण मांगने के लिए भारत के गुजरात पहुंचते हैं 2nd सेंचुरी में। पारसी जो है अपने देश ईरान से
वहाँ लूट पिट के वहाँ से भागे अपनी संस्कृति उनको मानने वाले। ईसा की 6th सेंचुरी की बात है ये, और ये मुंबई पहुँचते हैं और मुंबई में शरण मांगते हैं वहाँ के राजा से। 8th सेंचुरी में सीरियन क्रिश्चियंस सीरिया से लूट पिट के भागते हैं, और 8th सेंचुरी में ये केरल में आकर के वहाँ के ट्रेवनकोर के राजा से शरण मांगते हैं। तीनों कालखंड अलग है, 2nd सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी। तीनों प्रदेश अलग हैं, एक गुजरात है, एक मुंबई है महाराष्ट्र का, और एक केरल है। तीनों के राज परंपराएं अलग थी, तीनों की भाषा अलग थी, तीनों का खान पान अलग था, लेकिन तीनों को लोगों के जो तीनों स्थानों पे जो लोग आए उनके साथ व्यवहार एक था, एक ही था। तीनों को शरण दी गई, तीनों को अपने पैसा कमाने की स्वतंत्रता दी गई, अपने मकान बनाने की स्वतंत्रता दी गई, तीनों को अपनी पूजा पद्धति के हिसाब से ईश्वर की आराधना, अपने ईश्वर की आराधना करने की स्वतंत्रता दी गई, उस अपनी पद्धति के आधार पर अपने पूजा स्थल निर्माण करने की भी स्वतंत्रता दी गई। व्यवहार अलग था। क्यों अलग था? केवल इसलिए अलग था, हमने कहा सत्य एक है, पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते। ये हमारे व्यवहार में था। हिंदू हमेशा यही सोचता है। इसलिए आप दुर्गा को मानो, चाहे उस जैसे जरथुस्ट्र को मानो, चाहे यहूदियों की तरह उसको मानो, उनके भगवान को मानो, चाहे अल्लाह को मानो, चाहे क्राइस्ट को मानो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार कुछ अब ऐसे ही मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठे थे, मुसलमानों के साथ, अभी कुछ 1-8 साल 2 साल पहले की बात है। उनसे पूछा कि कोरोना काल में हमने देखा कि समाज, जब सारे श्रमिक प्रवासी मजदूर जब जा रहे थे, उस समय समाज, हिंदू समाज बहुत निकला है, सहायता की है। पूरे कोरोना काल में हमने देखा हिंदुओं ने सहायता खूब की है निकल करके। अब मुसलमानों ने भी की है क्या? तो आपके हिंदू में मुसलमान नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल की है, हमने भी की है सहायता खूब, हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हम लोगों ने भी खूब किया है। तो उन्होंने कहा ये मुझे मालूम है कि आप लोगों ने किया। उन्होंने कहा लेकिन सऊदी अरब के मुसलमान ने किया क्या? अमेरिका में मुसलमान ने किया क्या? यूरोप में, इंडोनेशिया में मुसलमान ने किया? पाकिस्तान की मत बात करो अभी, लेकिन इंडोनेशिया के मुसलमान ने किया क्या? यूरोप के किसी मुसलमान ने किया क्या? तो सोचने पड़ गए। बोला कि नहीं किया। बोला उन मुसलमानों ने नहीं किया, आपने किया। क्यों? उसका कारण है, भारत की भूमि अध्यात्म की भूमि है, जहाँ पर आई हम छोटा हो जाता है, वी बढ़ता है। आपकी पूजा पद्धति बदल गई, लेकिन आपके जीन्स में वो परंपरा है। तो इनडायरेक्टली आप, ये तो वो हो गया ना कि ये भी हिंदू हैं। इसलिए बता रहा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपने पूजा पद्धति बदली है। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी पूजा पद्धति बदल गई। किसी समय था कि भगवान बुद्ध को कोई नहीं जानता था, लेकिन भगवान बुद्ध हुए, उनकी उपासना शुरू हो गई, उनके उपासक आ गए। हनुमान जी का आज से, तुलसीदास जी से पहले हनुमान जी के कितने मंदिर थे? कोई मंदिर नहीं था। हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी है, तुलसीदास जी ने। मेरे जीवन में मुझे ध्यान है, संतोषी माता का बीच में एक बार शुरू हुआ था। संतोषी माता आ गई थी भगवान के रूप में, लोगों ने शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दिया था। जय संतोषी माँ पिक्चर भी आई थी, वो आई, मेरे ख्याल से 10, 15, 20 साल रहे, उसके बाद गायब भी हो गई। अब कोई संतोषी माता का कोई पूछता नहीं है। एक समय था पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया था। साईं बाबा एकदम एक तरीके से नए भगवान बनकर आए, अब काफ़ी कम हो गया। अब आजकल नए खाटू श्याम जी बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान, पूजा पद्धति, भगवान, ये कुछ भी किसी स्वतंत्रता, चलन है, ये स्वतंत्रता है, चलन है, ये मतलब आता रहता है। इसलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे, एवरी लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट डिविनिटी। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी। और ये कैसे करना? उन्होंने कहा आइदर बाय वर्क और बाय भक्ति, आइदर बाय साइकिक एक्सरसाइजेस और बाय मेडिटेशन। मतलब भक्ति यानी वर्शिप, वर्क, वर्शिप, साइकिक एक्सरसाइजेस और बाय मेडिटेशन। टेक एनी ऑफ द वे, या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, कोई भी। पर्पस क्या है? टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी इन योरसेल्फ। अब ये जो तरीका आप लेते हो, प्रोसेस लेते हो, इन चारों में से कोई एक को लेते हो, या 2 को लेते हो, या 3 को लेते हो, या 4 को लेते हो, उसका रेशियो अलग अलग करते हो, ये जो तरीका है, दिस इज रिलीजन। दिस इज रिलीजन।
द पर्पज ऑफ रिलीजन इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विच इज इन यू, विच इज एवरीवेयर। आप में अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। और ये रिलीजन, ये प्रोसेस, इट इज एज पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। एक अपना अपना हो सकता है। एक परिवार के अंदर पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, इन सबके टूथब्रश अलग होते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है, अपना अपना हो सकता है। धीरे 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 जब आप भारत को समझने का प्रयास करेंगे तब इस पर आएंगे। हो सकता है कि आज कई लोग नहीं माने इस बात को, ये बात सही है। बहुत सारे लोग सकता है। अस्वीकार करते हैं, नहीं हाँ, मानते। नहीं मानते, हो सकता है। हमने भी किया ना। हमारे देश के अंदर ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाले को भी तो इस देश का हिंदू, हमने हिंदू ही कहा है ना, इस देश का कंसीडर करते हैं। चारवाक जो कहता था, ये वेस्टर्न कल्चर वाले क्या कहेंगे, चारवाक कहता था, जो उसका श्लोक चारवाक ने लिखा कि ऋण लो और पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऋण लो और घी पियो। और केवल घी नहीं पियो, उसने शराब के लिए शराब भी पियो। बोला जो आज चल रहा है ना कि यू ओनली लिव वंस, योलो। तो उसने कहा कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए पियो 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 और खूब पियो, और इतना पियो कि पी पी के गिर जाओ, बेहोश हो जाओ। फिर उसने कहा कि जब होश में आओ तो फिर खड़े हो और फिर पियो, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, इसलिए मुंह मस्ती मारो। उसको भी हमने ऋषि बना, बोला ना ऋषि चारवाक है। इसलिए विविधता के साथ समन्वय करना, ये भारत की विशेषता, ये भारत है। ये भारत क्या है, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये समझने का प्रयास कर रहा। कुछ गलत नैरेटिव्स हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने बैठाए हैं। दे हैड कोलोनाइज्ड आवर माइंडसेट, हाउ वी थिंक, इसको उन्होंने चेंज कर दिया है। थॉट प्रोसेस चेंज कर दी, जो आएगा वो हमें डिसाइड। जैसे उदाहरण के लिए हाँ। एक उदाहरण बताता हूँ। आपने भी स्कूल में खूब गाना गाया होगा, मैंने भी गाया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा जी, ठीक। खूब गाते हैं, देशभक्ति का गाना। लेकिन इसका जरा डीपली आप इसको विचार कीजिए। हम बुलबुले हैं इसकी, बुलबुल पक्षी के लिए बोले, हम बुलबुल पक्षी हैं इसके, ये गुलिस्तां, ये गार्डन, ये बगीचा, ये हमारा है, ये हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब बुलबुल पक्षी उस गार्डन में जिसे अपना बोल रही है, वो कब जाएगी, क्यों जाएगी? वो उसको वहां पे आश्रय मिलता है या फल मिलता है, पराग मिलता है, इसलिए वो जाएगी। हाँ। जिस दिन उसको आश्रय मिलना, फल मिलना, पराग मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन बाद, उसके बाद भी जाएगी क्या? वो पक्षी जाएगा क्या? फिर नहीं जाएगा। तो हम ऐसी बुलबुल हैं क्या कि जब तक हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है भारत से, तब तक भारत का गुलिस्तान ये हमारा है। जिस दिन स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाएगा, हम दूसरा गुलिस्तान देख लेंगे, भारत छोड़ देंगे। हम ऐसे बुलबुल हैं क्या? तो एक पॉइंट मेरे मन में आ रहा है, इट्स मीन कि बाहर जो लोग मूव कर रहे हैं वो भी मूव करना गलत है। मूव करना गलत नहीं है, हाँ, हमेशा के लिए छोड़ देना गलत है। उस विचार, उस प्रवाह को छोड़ देना गलत है। आप कहाँ से निकले, अपने रूट्स को तो आपको जानना पड़ेगा ना। यदि रूट्स से कट गए तो वो तो आपको स्वीकार करेगा नहीं। आज जो एनआरआईज की स्थिति हो रही है, बाकी जगह तो वैसे भी एक्सेप्टेंस नहीं है, सिर्फ आज अमेरिका के अंदर जो मागा मूवमेंट चला है, उसके कारण जो एनआरआईज की स्थिति अभी हो रही है और जो होने वाली है, वो क्या है? वो तो वहां जाके सिटीजनशिप तो ले चुके थे ना, लेकिन वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? नहीं। वो तो उनको अभी बोल रहे हैं कि यू इंडियंस गो बैक। आप अपने आप को रूट से काट सकते हो, वो आपको उसी रूट से जुड़ा हुआ देख रहे हैं। उसको आपको अपना नहीं मान रहे वो अभी। भारत में अगर कोई रहता है तो उसको मान लेते हैं हम लोग। इसलिए ये थॉट प्रोसेस चाहिए कि भारत क्या है, ये हमको समझना पहले। भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, इसलिए डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड जरूरी है। जॉर्ज ऑरवेल का एक नॉवल है, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा, 1984 जी। ये लिखी गई थी 45 में, लेकिन नाम है 1984। ओके। उसमें राजा बोलता है अपने मंत्री से कि मुझे अपने शासन को स्थायी करना है। तो पूछता है कि कैसे करेंगे, मंत्री पूछता है, तो बोलता है कि दोज हु कंट्रोल द पास्ट दे कैन कंट्रोल द फ्यूचर। तो मंत्री पूछता है हाउ विल यू कंट्रोल द पास्ट? तो राजा पूछता है पास्ट इज वेयर, है कहाँ पास्ट? तो मंत्री बोलता है पास्ट इज इन द रिकॉर्ड्स, पास्ट इज इन द बुक्स, पास्ट इज इन द माइंड ऑफ द पीपल। तो बोलता है हु कंट्रोल द रिकॉर्ड? तो बोला महाराज आप ही करते हो, रिकॉर्ड्स तो सारे आप ही कंट्रोल कर रहे हो। बुक्स कौन कंट्रोल कर रहा है? बोला वो भी आप कर रहे हो।
और माइंड को कंट्रोल, माइंड कैसे बनता है? तो बोला एजुकेशन सिस्टम से। तो एजुकेशन सिस्टम कौन कंट्रोल करता है? बोला वो भी आप करते हो। तो बोला आई कैन चेंज द रिकॉर्ड्स, आई कैन चेंज द बुक्स, आई कैन चेंज द एजुकेशन सिस्टम। तो बाय चेंजिंग दीज थ्री आई कैन कंट्रोल द पास्ट। आई कैन control the past means I can control the how the people think. I can control that. When I will be able to control how people think. एग्जैक्टली जब सिस्टम चेंज हो गया, जब आप उस सिस्टम में ही डेवलप हुए, तो आपने जो देखा ही नहीं उसको आप जानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो ये अंग्रेजों ने भारत के साथ किया। दे चेंज आवर थॉट प्रोसेस। इसलिए 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस अब्दुल नज़ीर हैदराबाद में वकीलों के कार्यक्रम में वो बोलते हैं, भाषण देते हुए, कि द टाइम हैज कम दैट वी हैव टू थिंक अबाउट द इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एंड फॉर दिस वी हैव टू स्टडी शुक्राचार्य, बृहस्पति, नारद, चाणक्य, कौटिल्य एटसेट्रा एटसेट्रा। 1967 के अंदर एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले कोठारी कमीशन कहा गया जी। उनसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम? समस्या कहाँ है? उदयपुर में कौन किसी एक गोष्ठी में जब उनका सम्मान का कार्यक्रम हो रहा था, तो उनका उत्तर था, द बेसिक प्रॉब्लम विद द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज दैट द फोकल पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंशिया एंड एकेडमिशिया ऑफ दिस कंट्री लाइज आउटसाइड द कंट्री। ये वही है जिसे हम कहते हैं कि भारत का स्व भूल गए। इसलिए भारत क्या है ये हमको समझना चाहिए पहले। भारत का विचार क्या है, स्व क्या है। तो इसलिए भारत को जानना, तब भारत को हम समझेंगे, भारत को समझना, भारत को जानना, भारत के बनना, तब जाके हम भारत को बनाएंगे। यदि भारत को जाने बिना हमने कुछ बनाने का प्रयास किया तो भारत नहीं बनेगा, कुछ और बनेगा। क्योंकि थॉट प्रोसेस और बाकी चीजों से थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, ब्लाइंड किया हम कहते हैं ना गीत में कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से। कौन मिटा? यूनान तो आज भी है, मिस्र आज भी है, रोम आज भी है। मिटा है उस समय का थॉट प्रोसेस, उस समय का उनका कल्चर खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, चेंज हो गया यार। तो इसलिए भारत क्या है ये समझना, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है। ये संघ इसको डीकोलोनाइज ऑफ माइंड करने का प्रयास कर रहा है। ठीक। और केवल डीकोलोनाइज नहीं करना, डीकोलोनाइज के बाद रिकल्चराइज ऑफ माइंड करना है। जो हम क्या हैं वो समझना, जो एक्चुअल में है उस चीज को प्लांट करना एक तरीके से। तो अब थोड़ा सा 1992 की तरफ आएंगे कि उस समय भी आरएसएस लगातार जो है बढ़ रहा था, और जो बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ, जो राम मंदिर आंदोलन रहा, उसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए। तो आरएसएस का क्या योगदान था, क्या मानसिकता थी उसको लेके? आरएसएस का ऐसा चलक नहीं रहा, हिंदू समाज का आंदोलन था। और कोई उस समय नहीं शुरू हुआ था। जब से वो ढांचा मीर जाफर ने बनवाया था, उसके बाद से ही लगातार वो शुरू हो चुका था। अनेक सिखों ने भी उसके लिए संघर्ष किया है, आता है गुरुवाणी में। और अनेक साधु संतों ने उस समय से संघर्ष किया, नागाओं का संघर्ष रहा, अनेक राजाओं का, ये सारा इतिहास उपलब्ध है जी। पुरातात्विक उसमें कोर्ट्स में ये प्रस्तुत किए गए। इसलिए उस समय केवल ये संघर्ष शुरू हुआ, उस समय आंदोलन शुरू, ऐसा नहीं है। ये 400, 450, 500 साल पुराना ये संघर्ष है। कभी वो उठता है, फिर थोड़ा शांत हो जाता है, फिर वो उठता है, फिर शांत हो जाता है, लहर चलती रहती थी। उसी रूप में हिंदू समाज का ये आंदोलन था। और इस आंदोलन ने एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वो जैसे मैंने कहा ना कि डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड, वो इस आंदोलन ने किया। डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड एंड रिकल्चराइजेशन ऑफ माइंड, मतलब मजबूती से किया, मजबूती से हिंदू समाज खड़ा हुआ। और बजरंग दल भी उसमें इन्वॉल्व था। बजरंग दल के भी लोग इन्वॉल्व थे। हिंदू के नाते सब लोग इन्वॉल्व थे। तो हिंदू में मुस्लिम भी आते हैं? कई थे, बहुत सारे थे, कई थे, मानने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट में गवाही दी है। यदि आप पूजा पद्धति की बात कर रहे हो तो कई मुस्लिमों की गवाही, इवन जिस व्यक्ति ने पुरातत्विक खोज किया, मतलब वो सारा उसका निकाल के दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसका पुरातत्विक सर्वेक्षण हुआ, उसका सेट उसके अर्थ के अंदर तक देखा, उसके जैसे एक्सरे खींचते हैं वैसे उसका खींच करके, और पुरातत्विक बाद में खुदाई हुई है, वो करने वाला वो मुसलमान था, और उसने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया गया है और इसलिए हिंदू को मिलना चाहिए, ये उसने कहा। तो मुसलमान था, वो हिंदू नहीं था।
यदि पूजा मतलब पूजा पद्धति की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। यदि आप हिंदू को भी एक पूजा पद्धति मानते हैं तो मैं उस दृष्टि से बोल रहा हूँ। तो इसलिए वो मुस्लिम पूजा पद्धति को मानने वाला था और उसी ने ही ये सारा पुरातात्विक सर्वेक्षण करके और सुप्रीम कोर्ट में हमने रिपोर्ट सौंपी है। लेकिन 92 के बाद से थोड़ा सा आरएसएस को लेके लोगों के मन में एक चीज और प्लांट हो गई कि हिंदू वाली मानसिकता के लोग हैं, इनमें मुस्लिम्स नहीं है। मैंने कहा ना, डीकोलोनाइजेशन ऑफ माइंड है। दूसरा, संघ का एक स्वभाव रहा है, मैंने कि संघ कभी प्रचार में नहीं गया था। और संघ ठीक है, लोग सोचते हैं, बोलते हैं, बोलने दो, हमारा काम बोलेगा, हम इस बात उसके लोग थे। इसलिए लोग क्या बोल रहे हैं हमने कभी परवाह नहीं की, हम चुपचाप शांत भाव से काम करते रहे। आपदा आई, आपदाओं में काम किया, हमने ये नहीं देखा कि वो सामने किस पूजा पद्धति को मानने वाला है, वो हमारा विरोधी है कि हमारा पक्षधर है, हमने ये नहीं देखा। ठीक है, पीड़ित है ना, सहायता कर रही है। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई, 2 विमान आपस में टकराए थे हरियाणा के चरखी दादरी के ऊपर आकाश में, सारे मुसलमान थे, लेकिन वहाँ सबसे पहले सहायता के लिए पहुंचने वाले संघ के स्वयंसेवक थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है। ऐसे अनेकों प्रसंग मैं आपको बता सकता हूँ। तो विषय इसका नहीं है, विषय है कि इस देश का इतिहास या इस देश की पहचान क्या है। बहुत सारे लोग जो स्वीकार गंगा, नहीं देखिए कर- गंगा जमुनी, एक हमारे दिमाग में फैलाया गया गंगा जमुनी तहजीब। आप मुझे ये बताओ, गंगा के अंदर जमुना जी आके मिलती हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज से आगे उस नदी का क्या नाम है? बदल जाता है हर जगह। नहीं, क्या नाम है? जब प्रयागराज के संगम के बाद आगे जब बिहार में पटना में जाती है तो पटना में उस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा तो हमेशा गंगा ही रहती है, ठीक है ना, वो गंगा यमुना नहीं बोलते उसको। ढाका में जाती है, वहां से ब्रह्मपुत्र आके मिलता है तो भी वो आगे गंगा ही है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र नहीं है, बदलती नहीं है। ठीक है ना, मिलने के बाद भी गंगा रहती है। ऐसे ही भारत की जो संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति जो है, इसमें आके बाकी पूजा पद्धति के लोग रहे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो संस्कृति गंगा की ही है ना। गंगा जमुना ने तहजीब नहीं होती कुछ, ये हमारे दिमाग में बैठाया गया है कि ये अलग हैं, र्यूमर है, मिथ है, ये हमें हमारे दिमाग में अंग्रेजों के द्वारा बैठाया गया है, बड़े योजनाबद्ध तरीके से बैठाया गया है कि ये अलग हैं। मतलब ये बाहर से नहीं आए? कौन? बाकी जो पद्धति के लोग हैं वो यहीं के लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं। उन्होंने पूजा पद्धति बदली ना, कुछ लोग होंगे जो बाहर के होंगे, लेकिन आज वो कौन है हमें नहीं मालूम, इतना मिक्स हो गए। लेकिन 99% लोग यहीं के लोग हैं भाई, कन्वर्टेड लोग हैं भाई। शक हूण भी तो आए थे ना, आक्रमण किया। आज अब में से हम में से यदि हम अपनी लीनिएज को ढूंढना शुरू करें तो हो सकता है पता चल जाए आपकी या मेरी कोई शक हूण की हो। लेकिन आज यहाँ मिंगल अप हो गए हम, वो नहीं है, यही होना चाहिए। दूध में चीनी की तरह मिल के रहो। दूध में नींबू बन करके गिरने का प्रयास करोगे तो फिर दूध फटेगा, चलेगा नहीं, फिर चलेगा नहीं। इसलिए आपकी जो परंपरा है, आपके जो थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस तो पूजा पद्धति तो बदली है ना। इंडोनेशिया ने बोला कि पूजा पद्धति बदली है हमने, लेकिन हमने अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा बदला। इसलिए रामायण होती है ना, आज भी वहाँ की एयरवेज का नाम गरुड़ एयरवेज है ना, आज भी वहाँ पे करेंसी के ऊपर गणेश जी की फोटो है ना। तो लेकिन ये अंग्रेजों के द्वारा जो बीज बोए गए कि फूट करो और राज करो, तो ये जो हमारे किसी भी कारण से जो डिफरेंसेस हो गए होंगे या फोर्ट लाइन्स डेवलप हो गई है, उनको और चौड़ा करते रहो। तो वो केवल हिंदू मुस्लिम पर नहीं सीमित होते ना, उन्होंने हिंदू सिख भी करने का प्रयास किया ना। यदि आज जो खालिस्तान का सारा दिखता है इतिहास में, यदि आप जाएंगे ईमानदारी से स्टडी करेंगे तो इसमें अंग्रेजी निकल के आता है। बकायदा उन्होंने सिख का लेकर उसको गलत व्याख्याएं की हैं। आप आज की तारीख में देखो, आज के जितना भी डिवाइड आपको ये कास्ट का दिखाई दे रहा है, अंग्रेजों का पैदा किया, उससे पहले इतना नहीं था। पहले सब आराम से रहते थे, ठीक है ना, काम अलग अलग थे ना। वाल्मीकि ने रामायण लिखी ना, उस वाल्मीकि को देश में जगह जगह रामलय होती है, उसको पूजा जाता है कि नहीं पूजा जाता था। इसलिए ये चीज समझने की जरूरत है। क्या मुस्लिम स्वयंसेवक संघ हो सकता है? हाँ, हिंदू स्वयंसेवक संघ भी तो नहीं है, हमने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नहीं, क्या कोई भी मुस्लिम पर्सन संघ ज्वाइन कर सकता है? कई है ना, कई हैं, कई हैं, आते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई अलग से नहीं है। कोई अलग इकाई बनाई है? नहीं, कोई अलग इकाई नहीं है, हमने नहीं बनाई। उनमें से किसी को लगा होगा कि हाँ कुछ हम ऐसे समविचारी लोग इकट्ठे होने चाहिए, उन्होंने बनाया होगा तो बनाया होगा,
लेकिन हमने नहीं बनाया, ना हम इसमें काम कर रहे हैं, ना हम उनको अपने से विरोधी मानते हैं। क्या ज्वाइन होने का क्या तरीका है? अगर संघ किसी को ज्वाइन करना है तो कैसे शामिल हो सकता है, कैसे वो? संघ की शाखा में आ जाओ, जो 1 घंटे की शाखा लगती है। उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है? वो कोई मेंबरशिप नहीं, नॉर्मली आके अपना संघ का जो है पालन वो करना शुरू कर दे, शाखा तो पे आना शुरू स्वयंसेवक कर बन दो, जाएगा। वो स्वयंसेवक है। तो स्वयंसेवक और कार्यकर्ता में क्या अंतर है? जो कार्य अधिक करे वो कार्यकर्ता, जो स्वयंसेवक कार्य अधिक करे वो कार्यकर्ता। मतलब कार्यकर्ता सुपीरियर है? सुपीरियर नहीं है। हाँ। बड़ा भाई और छोटा भाई में सुपीरियर कौन होता है? कोई नहीं होता। सांस्कारिक आधार पे देखेंगे तो बड़ा रहता है सुपीरियर। बड़ा सुपीरियर नहीं होता। हाँ। बड़ा सुपीरियर इसलिए होता है क्योंकि उसके पास जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अपने से छोटे की सुरक्षा, उस छोटे का ठीक से वो हो, उसकी चिंता करने का काम होती है। हाँ। वो उसका काम हो जाता है, इसलिए वो आप उसको सुपीरियर कह रहे हो। लेकिन वो उसके पास जिम्मेदारी बढ़ गई है। बहुत सारे जिसके पास हाँ। जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी, उसका मतलब उसका सोचने का तरीका उतना ही ज़्यादा ब्रॉड होना चाहिए। उसको उतना ही अपना मैं का भाव उसका उतना ही कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी को एक अनुसांगिक संगठन है आरएसएस का। आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है, स्वतंत्र संगठन है। उस बीजेपी में संघ के स्वयंसेवक कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं कि सारे लोग हैं? नहीं, सारे लोग नहीं है। हाँ। जब बनाया गया होगा तब तो सारे लोग होंगे तब ना? भी सारे लोग नहीं थे। तब भी सारे लोग नहीं थे। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो भाजपा को दरअसल आरएसएस चला रही है, ऐसा है? इसको कैसे देखते हैं आप? अब कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरू भाई अंबानी चला रहे हैं, मतलब धीरू भाई अंबानी जब वो नहीं है, उसके नहीं रहे, उसके बाद उनकी पत्नी चला रही है, या कहोगे तो आप इतना सही होगा, मुकेश और अनिल चला रहे हैं उसके बदले, कि नहीं उनकी माँ चला रही है, कोकिलाबेन। गलत हो जाएगा। वही तो जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने पॉडकास्ट भी किए, ये प्रश्न इसलिए आया हमारे मन में क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को वहां से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट इसलिए हाँ, देखिए कि हम स्वयंसेवक थे, उसके बाद मैं जिस परिवार का हूँ, हाँ, तो मैं अपने परिवार को स्मरण करूंगा ना हर बात पे। तो स्वयंसेवक से लोग भाजपा में भेजे जाते हैं? भेजे नहीं जाते। हाँ, उसको स्वतंत्र है, वो उसको लगता है कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है, ठीक है जाओ, उसमें भाजपा में जाके काम करो, हमने ये भी नहीं कहते हम। लेकिन क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस और भाजपा का मेल खाता है थॉट प्रोसेस, इसलिए वो उसमें जाता है। तो अभी आरएसएस की क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, आगे की क्या योजनाएं हैं, भविष्य का संघ कैसा होगा? देखिए, मैंने पहले भी एक वाक्य कहा, हम संघ बनाने नहीं चले थे, हम समाज बनाने चले थे, हम राष्ट्र बनाने चले थे। समाज और राष्ट्र में भारत के सारे लोग आते हैं, सब लोग हैं। इसको आप लोग ऑल रिलीजन्स पूरी तरह से स्वीकार करते हैं? बिल्कुल स्वीकार करते हैं, ऑल रिलीजन्स। तो समाज बनाने चले थे मतलब क्या? तो इसको यदि हम देखा जाए तो कि बहुत विस्तारित बहुत सारे विषय इसमें हो सकता है, लेकिन हमने स्टार्टिंग के लिए अभी हमने मौला कि 5 विषयों को लेकर चलो जो हमारे लिए जुड़े हुए। जैसे भारत के सामाजिक ढांचे का जो आधार है वो है, यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है वो है परिवार, व्यक्ति नहीं। वेस्टर्न सोसाइटी का बेसिक यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है। हाँ, भारत में इंडिविजुअल नहीं है, भारत में परिवार होता है, और इसलिए परिवार बचेगा तो भारत बचेगा। लेकिन आज परिवारों की स्थिति क्या है? बड़ी खराब। अभी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे थे कुछ दिन पूर्व कि उनकी सरकार ने तय किया है कि अपने प्रदेश के हर जिले में सरकारी पैसे से हम वृद्धाश्रम बनाएंगे। तो जब मैंने ये सुना न्यूज़ तो मुझे लगा कि ये समाज के नाते ये हमारे लिए गर्व करने का विषय है कि शर्म का विषय है? शर्म का ज़्यादा है। तो ये संस्कार खत्म हो रहे हैं, सेल्फ सेंट्रिकनेस ज़्यादा बढ़ रही है, सहन करने का स्वभाव खत्म हो रहा है। तलाक के मुकदमे, शादी के, विवाह के 1 वर्ष के अंदर फाइल होने वाले डाइवोर्स केसेस एक जिले में 500, 600 प्रतिशत बढ़े हैं 20-25 सालों में। क्या रीजन है, क्यों बढ़ रहा है ऐसा? बता ना, संस्कार खत्म हो रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। विषय वेस्टर्न कल्चर, विषय है कि आपका जो मूल एक संस्कार था, एक परिवार का जो भाव था, वो खत्म हो रहा है, वो ढीला पड़ रहा है। इसलिए उसको बचाने की आवश्यकता है। अब ये भाषण से नहीं होगा, कुछ अच्छी आदतें हमको अपने घर में डालनी पड़ेंगी, और केवल संस्कार नहीं, लिमिट्स डालने पड़ेंगे, क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे। इसी नोएडा के अंदर 3-4 साल हो गए होंगे, घटना घटी थी, न्यूज़पेपर में आया था। एक 10वीं क्लास में एक लड़का पढ़ता था, ऐसा 9th में था। उसकी माँ ने उसको मोबाइल पे चलाने से मना किया। क्रिकेट खेलने जाना चाहता, मना कर दिया, बोला नहीं एग्जाम चल रहे, पढ़ाई कर। पिताजी बिजनेस टूर पे कहीं बाहर गए हुए थे, छोटी बहन थी।
वो गुस्सा हुआ, माँ ने 2 झापड़ लगाए, कुछ नहीं बोला, ठीक है, खाना खाया, माँ सो गई, बेटी बहन सो गई, ये जगता रहा। बाद में क्रिकेट का बैट उठाया और अपनी माँ के सर पर तब तक मारता रहा जब तक मर नहीं गई, खोपड़ी खोल दी उसकी। अखबार में खबर है, 4-5 साल पहले की घटना है। बाद में वो मोबाइल लिया और कुछ पैसे लिया, वहाँ से भाग गया। अगले दिन सुबह पता चला होगा पिताजी बिजनेस ट्रिप से आए, पुलिस ने मोबाइल ट्रेस पे डाला, ट्रैक पे डाला, कानपुर में मिला, तो कानपुर से पकड़ के लाए। क्यों हुआ ये? गुजरात की एक घटना है। एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, माँ मोबाइल चलाने मना करती थी, तो माँ को मारने के लिए शुरू कर दिया, मारने का षड्यंत्र रचने लगी कि माँ चीनी ज़्यादा पीती है तो चीनी में जहर मिलाओ। तो चीनी में उसने क्या किया, सल्फास को पीस करके मिला दिया बूरे में कि मर जाएगी, फिर भी नहीं मरी। तो बाथरूम में तेल गिरा दिया ताकि पैर फिसले और टकराए सर और मर जाए। कितना घृणा का भाव कहाँ से आ रहा है? ये क्यों आ रहा है? तो कुछ अच्छी आदतें डाल। आज हम बच्चे को पैसा देने का, हम सोच रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ, उसको पैसा दे दो, अच्छी पढ़ाई दो, अच्छा वो दो। पैसा नहीं चाहिए उसको, समय चाहिए। समय नहीं है उसके देने के लिए, हम समय नहीं दे पा रहे। पैसा दे रहे हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे, सिखा नहीं रहे लोग। समय देना जरूरी है। अच्छी आदतें। मैं एक घर में गया, रात में रुकना था, शाम को 7 बजे उनके बेटा आया मेरे पास, 6 साल का लड़का। बोला अंकल आपके पास किताब है? मैंने कहा हाँ है, क्यों? बोला नहीं, निकाल के पढ़िए। हमारे घर का नियम है, शाम को 7 से 8:30 तक इस घर के अंदर जो रहता है वो कोई ना कोई किताब पढ़ेगा। दादी भी पढ़ रही है, मम्मी भी पढ़ रही है, दीदी पढ़ रही है, मैं भी ये कहानी किताब पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी किताब निकालिए, पढ़िए। अब अच्छी आदत डालनी पड़ेगी घर में ना, घर के नियम बनाने पड़ेंगे। मैं घर के अंदर गया, भोजन के लिए जाना था उनके घर में। जैसे ही गया तो घर पे घुसते ही उन्होंने कहा भाई साहब जरा अपना मोबाइल ना यहाँ रख दीजिए। दरवाजे के पास ही एक टेबल थी। बोला हमारे घर का नियम है, मोबाइल इस टेबल के बाद इससे आगे घर में नहीं जाता किसी का भी। उन्होंने एक जगह नियम बनाया कि हमारे परिवार जो है, परिवार के लोग, हमारे भाई, मेरी बहन, सबके बच्चे जो हैं उनके पोते सब बड़े हो गए, दूर दूर रहने लगे, कोई विदेश में रह रहा है। लेकिन हर महीने के अंतिम तारीख को वो सारे लोग रात में 8 से 9 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गूगल मीट पे जुड़ते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, बात करते हैं। जरूरी है, नहीं तो कुछ अच्छी आदतें डालनी पड़ेगी। अब आज घर में एक बच्चा है, जो घर में आ रहा है उसके लिए आ रहा है, तो सेल्फ सेंट्रिक हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है। जो आ रहा है उसके लिए, उसको बांटने की आदत नहीं पड़ रही, क्योंकि उसके आसपास कोई है भी नहीं। तो कुछ अच्छी आदतें डालना। इसलिए कुटुंब प्रबोधन या संघ ने कहा कि ये परिवार को बचाने का काम, अच्छी आदत डालने का काम, या संघ ने कहा कि ये समाज इसको स्वीकार करे। दूसरा संघ ने कहा कि हमारा समाज, हमारी परंपरा है, संस्कृति कहती है वो एक ईश्वर है, उसी ईश्वर का इन सब संपूर्ण चराचर जगत में है। इंसान तो छोड़ो, सभी जीवित प्राणी, सब कुछ निर्जीव वस्तुओं में भी वो ईश्वर का अंश है। इस बात को सिद्धांत रूप में मानने वाला समाज जन्म के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के अंदर भेद करने लग गया, ये ऊंची जाति या छोटी जाति। इसकी पैसे के आधार पर भेद करने लग गया, या अमीर या गरीब, कैटेगराइज करने लग गया। काम के आधार पर भेद करने लग गया, ये छोटा काम, ये सफाई कर रहा है तो छोटा काम, ये चमड़े का जूते बनाने का काम कर रहा है, जो शू पॉलिश कर रहा है छोटा काम, ये टेलरिंग करता है तो छोटा व्यक्ति, मैं यदि IT में AC में बैठ करके टाई पहन के बैठ रहा हूँ तो बड़ा काम कर रहा हूँ। हम भेद करने लग गए व्यक्ति व्यक्ति में। हम लिंग के आधार पर भेद करने लगे, ये महिला ये पुरुष। हम भाषा के आधार पर भेद करने लग गए। हम नॉर्थ या उत्तर भारत का या दक्षिण भारत का भेद करने लग गए। हम लड़ने लग गए इन सब विषयों पे, पानी के ऊपर लड़ने लग गए, कावेरी जल विवाद। तो संघ इसमें कैसे समानता ला रहा है? हमने क्या कहा, मैंने पहले कहा, जब संघ करते हैं I को छोटा करना, V को बढ़ाना, एक्सेप्टेंस बढ़ा के V को बढ़ाना। मेरा अपना है ना, घर में जो गलत कर रहा है उसको भी समझाना। मेरा भाई कमजोर हो गया, बीमार हो गया, मैं अपने हिस्से का दूध उसको दे देता हूँ ना। समाज में जो किसी कारण से पीछे रह गया, ठीक है, उसको हम दे रहे हैं ना, उसको आगे बढ़ा, उसको ऊपर खींचने का दायित्व हमारा है ना। जो मजबूत है उसको देने की आदत बनानी पड़ेगी, बांटना पड़ेगा, बांटने की आदत बनानी पड़ेगी। उसको जो नीचे रह गया उसको खींच करके बाहर निकालने की आदत हमको बनानी पड़ेगी। ये सामाजिक समरसता का भाव। हम समान नहीं हो सकते सब लोग, ये प्रकृति के विरुद्ध है समान होना। सब लोग में डिफरेंसेस अलग अलग होंगे, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन अंदर हम सबके अंदर एक ही प्रकार का एक आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव, ये तो हो सकता है ना, एक रस हो सकता है ना।
अंदर, उसको महसूस करना, ये हमारा अपना है, विरोधी नहीं है। इसलिए मैंने कहा इसी के, और ये जब हम करते थे इसलिए विविधताओं में हम समन्वय कर सकते हैं। जब हम उसको अपना मानते हैं तो विपरीत विचार होने के बावजूद भी साथ में बैठते हैं कि नहीं बैठते। जब हम एक परिवार के लोग होते हैं, वो आप कांग्रेसी हो, मैं मान लो भाजपाई हूं, एक ही परिवार में हो तो भी साथ बैठते हो ना शादी ब्याह में। क्यों बैठते हो? क्योंकि एक परिवार, वो जो एक परिवार है वो एक रास्ता है, वो जोड़ने का काम, वो समाज का, वो पूरा समाज हमारा अपना है। इसलिए सामाजिक समरसता, ये भाव धीरे धीरे लाना, और ये भाषण से नहीं होगा। फिर मैंने कहा ये सारी चीजें व्यवहार से होंगी। आपका व्यवहार कैसा है? आचरण से होंगी। पर्यावरण का संकट है तो पर्यावरण के अनुकूल हमारी जीवन शैली होनी चाहिए। बदलाव करना पड़ेगा उसके लिए। जैसे ये है, इसका इस्तेमाल करना कि नहीं करना, ये हमें सोचना, तय करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कांच की बोतल भी हो सकती थी, प्लास्टिक की बोतल की जगह। ये धीरे धीरे, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका उपयोग करना बंद करना, अभी स्टार्टिंग तौर पर। फ्लेक्स का उपयोग करना बंद करना, जल का संरक्षण करना, स्वच्छता को बना के रखना। ये नहीं कि घर का कूड़ा निकाला बाहर सड़क पे डाल दिया। समस्या का चिंतन करना पड़ेगा। फिर स्व का बोध होना, जो सारा मैंने भी कहा ना, डीकोलोनाइज ऑफ माइंड और रिकल्चराइजेशन ऑफ माइंड। स्व का चिंतन करना, स्व क्या है। आपका हस्ताक्षर है, कौन सी भाषा में करते हो? अंग्रेजी में। नियम है? नहीं। आपने यदि हिंदी में किया तो कोई बैंक वाला मना कर देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हम अंग्रेजी में क्यों करते हैं? माइंड, हमारा एक माइंड सेट बन गया, हमारी मनोभूमिका बन गई कि अंग्रेजी में करना मतलब पढ़ा लिखा कहलाएगा। ये है कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड। हाँ ठीक है, जहां आवश्यकता है, चीजों को प्रायोरिटी पे डालना पड़ेगा। जहां आवश्यक है अंग्रेजी है बोलना, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा, मैं अंग्रेजी सीखूंगा, मैं अंग्रेजी क्या और भी विदेशी भाषाएं सीखूंगा। यदि मुझे अपने काम के लिए चाहिए, मुझे फ्रेंच सीखना है, मुझे रशियन सीखना है, चाइनीज सीखना है, मैं सीखूंगा। हाँ, लेकिन मुझे जब घर में अपने भाई से बात करना है, अपने बेटे से बात करना है, तो मैं रशियन में बात नहीं करूंगा ना, मैं फ्रेंच में बात नहीं करूंगा, मैं अपनी मातृभाषा में बात करूंगा। हाँ, लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे। यह है स्व का बोध होना कि जो मेरा है। और अंतिम है नागरिक कर्तव्य, जिसके बारे में आज हमारा समाज लगभग शून्य में है। हेलमेट इसलिए पहनना है, सीट बेल्ट इसलिए लगाना है क्योंकि चालान नहीं है। पुलिस वाला यदि नहीं खड़ा है और कैमरा नहीं लगा है तो हेलमेट भी नहीं पहनेंगे, चालान भी नहीं, सीट बेल्ट भी नहीं लगाएंगे और रेड लाइट हरी जंप करेंगे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नागरिक कर्तव्य। जब सब लोग अपने अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा। इसलिए नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, ये 5 बातें संघ ने कही, इसे पंच परिवर्तन कहा है। कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, स्व का बोध और नागरिक कर्तव्य। ये 5 बातों का परिवर्तन समाज का मानस बनना चाहिए देश भर में। लेकिन कब होगा? इसके लिए एक वातावरण बन सकता है, आप मीडिया के द्वारा कर सकते हो, गोष्ठियों के द्वारा एक वातावरण बना सकते हो, लेकिन केवल वातावरण बनाने से समाज का मन नहीं बदलेगा। उसको हर गांव मोहल्ले में लाइव एग्जाम्पल्स अपने आंखों के सामने दिखेंगे कि हाँ ऐसा जीवन जिया जा सकता है। प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। संघ ने अपेक्षा की है, संघ के स्वयंसेवक ये लाइव एग्जाम्पल्स हर गली मोहल्ले में जो जहाँ रहता है वहाँ बने। अब उनकी भी तो आदतें खराब हो गई हैं ना सबकी, वो भी समाज का हिस्सा है। तो इसलिए आदतों को ठीक करना है तो वो गलती करेंगे, हो सकता है, तो बार बार टोकना एक दूसरे को। मैं भी गलती करूंगा तो कोई मुझे टोकेगा, कोई और कोई गलती कर रहा है मैं उसको टोकूंगा। तो टोकते हुए धीरे धीरे एक दूसरे को, टोक क्यों रहे? उसको बेइज्जती करने के लिए नहीं टोक रहे, वो मेरा अपना है और हमने अपनी आदतें ठीक करनी है इसलिए टोक रहे हैं। और ये अपनापन का पारिवारिक भाव रखते हुए हम धीरे धीरे अपना जीवन के अंदर अपना उदाहरण खड़ा करेंगे। उस उदाहरण को जब समाज देखेगा और एक जब वातावरण बना होगा तब समाज का मानस धीरे धीरे कुछ सालों में बदलेगा। यह संघ की आगे की भूमिका है जो हमें करनी है, जिस और समाज को लेकर जाना है, और हम लेकर जाने वाले हैं, समाज को लेकर जाएंगे। कितना % सफल मानते हैं इन 5 पैरामीटर में? शुरू किया है ना, अभी लोगों ने चिंतन करना शुरू किया है। ये विषय टॉक ऑफ द नेशन धीरे धीरे बन रहा है। आज की तारीख में लोग बात करने लग गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बात कर रहे लोगों के बहुत मन में जो अक्सर आता है कि जैसे संघ है तो दुनिया का मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा एक संगठन है। संगठन तो बहुत सारे बने,
जब संघ बना होगा तब भी बहुत सारे संगठन रहे होंगे, बट इतने बड़े नहीं हो पाए। तो इसका क्या रीजन रहा, कैसे इसको लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हैं? जब आई कम होता है और वी बढ़ता है तो बढ़ेगा ही। तो बढ़ेगा ही, कोई भी हो, केवल संघ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति जब अपने आई को छोटा करता है और वी का सरकमफ्रेंस बढ़ाता है तो उसने आगे बढ़ना ही बढ़ना है, उसको वो पीछे नहीं रहेगा कभी। हाँ, जब वो वी को बढ़ाते बढ़ाते फिर वो वी को छोटा करने लग जाए और आई को बड़ा करने लग जाए तो फिर उसका पतन शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो यार पॉडकास्ट मुझे लगता है कि बहुत लंबा रहा और जिसने भी सुना होगा, चीज़ों को समझा होगा, तो संघ की प्राथमिकताएं समझ में आई होंगी। उसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप सभी को अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जो राष्ट्र हित के लिए है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अंत में जितने भी लोग देख रहे होंगे उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? बस एक ही आग्रह है, संघ ने जो अपेक्षा की है, जो हम संघ प्रयास करते हैं संघ में, आई को छोटा करना, वी का सरकमफ्रेंस बढ़ाना, दूसरों को मतलब अन्य लोगों से अपने आप को कनेक्ट करना, ये कनेक्शन का दायरा बढ़ते चले जाए, उनको अपना मानना, फिर उनके लिए कुछ करने का प्रयास। जब आप ऐसे कुछ करते हैं तो जो लोकसभा में कहा गया ना, धर्म चक्र प्रवर्तनाएं, तो ये धर्म चक्र को हम एक पुश देते हैं जब हम निस्वार्थ भाव से किसी दूसरे के लिए करते हैं। ये करने वाले हम बने। और दूसरा ये जो पंच परिवर्तन का विषय है, जो 5 प्रकार के परिवर्तन जो बोला, उसमें हम क्या क्या अपने अपने परिवार से अपने जीवन में ला सकते हैं। अपने परिवार में हम साथ बैठ के खाना एक बार का समय 24 घंटे में एक बार शुरू कर सकते हैं क्या? अपने इष्ट देव के सामने सब परिवार के लोग एक साथ 5 मिनट के लिए आ सकते हैं क्या? देने की आदत घर में कैसे बन सकती है? मोबाइल यूज़ को लेकर, हमारा विवेक को लेकर हम कुछ प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ बातें कीजिए। बाकी सामाजिक समरसता है तो समाज के हर वर्ग से हमारी मित्र मंडली में लोग हैं क्या? होने चाहिए, तभी मैं अपने बच्चे को, मेरा मान लीजिए 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, मैं उसको एक ऑटो के अंदर या एक स्कूल वैन के अंदर मैं उसको स्कूल भेजता हूँ। मैं तो साथ नहीं जाता, ना मेरी पत्नी साथ जाती है, परिवार को। अपने बच्चे को मैंने उसको सौंप दिया, हम उसको सौंप रहे हैं, जिसको, उस स्कूल ड्राइवर को। लेकिन वो ड्राइवर के साथ मेरी कभी हमने चाय पी है क्या? हम हमारे घर की गंदगी को उठा के रोजाना लेकर जाने वाला वो व्यक्ति, हमारे घर को स्वच्छ रखने में जिसका इतना योगदान है, उसके साथ कभी बैठ के हमने चाय पी है क्या? वो मेरा मित्र बना है क्या? हमने ये सोचना। इसलिए हर वर्ग से हमारा मित्र सर्कल हमारे में ये आना चाहिए। केवल मेरे स्टेटस 360 स्टेटस कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। स्टेटस कॉन्शियस होंगे तो कभी आगे समाज आगे नहीं बढ़ता है। तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हो। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, दूसरे कमरे में कोई नहीं है, वहाँ का बिजली का पंखा क्यों चल रहा है? वहाँ की लाइट क्यों जल रही है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। मेरे घर में पानी की बर्बादी क्यों करेंगे हम? सिंगल यूज़ प्लास्टिक को क्यों नहीं हम बैन करें, जबकि क्योंकि मालूम है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक धरती के लिए जहर है। तो इसलिए पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली हमारी धीरे धीरे बनाना। चौथी बात, स्व का बोध। तो हमारे स्व के, हमारी मूलभूत परंपराएं क्या थी, सिद्धांत क्या थे, उस सिद्धांत के आधार पर परंपराएं क्या थी, वो हमारे जीवन में आना चाहिए। अब हमारे मूलभूत परंपरा में था कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग, ये हमारे मूल वो है। तो मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े क्यों होने चाहिए? खाना कितना वेस्ट करते हैं शादी ब्याह में, आप देख लीजिए। तो हमारा स्व का चिंतन क्या है, उस चिंतन के आधार पर हमारी जीवन शैली बननी चाहिए। और अंतिम नागरिक कर्तव्य, एक नागरिक के नाते राष्ट्र हमसे अपेक्षा करता है, संविधान हमसे कुछ अपेक्षा करता है, उन अपेक्षाओं को पूरा करना, यही अहम कड़ी है। ये 5 बातें हम करें आपके, हम निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और ये बढ़ना चाहिए क्योंकि ये विश्व की सुख शांति के लिए जरूरी है। ठीक बात, ठीक है, नमस्कार।